Today on the podcast, we bring you an inspiring story of grit, resilience, and an unbreakable will. Meet Dhoni Shah, a para table tennis champion whose journey is anything but ordinary. At just 7 years old, Dhoni was diagnosed with a life threatening brain tumor. What followed were multiple surgeries, a devastating paralysis on her left side, and a host of challenges that would make most people give up. But not Dhoni. Armed with a racket in one hand and the unwavering support of her parents, she turned adversity into ambition. Rejected by coaches, she trained herself. Told she couldn't play, she proved otherwise, winning medals at national championships. This is a story of how one young woman turned the power of belief, planning, and perseverance into a winning game. Hi, Dani. Welcome to my podcast. हेलो। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। मैंने आपके बारे में जाना आपसे। आई थिंक हमें 1 मंथ तो हो ही गया। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होने ये सब जो हमारी बातें हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी प्रोफाइल। जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि अ, आपका बहुत आपका बैकग्राउंड मुझे पता है, मैंने देखा आपका सारा। लेकिन द पॉइंट जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि यू आर सिल्वर मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल। आई एम राइट ना? यस। हाँ। और दूसरा चीज़ कि आप पैरालंपिक्स में जाना चाहते हैं, आ, और उसमें आप जीतना चाहते हैं इंडिया के लिए, मेडल जीतना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी। और आपका जो बैकग्राउंड था धोनी, यू आर ए कैंसर सर्वाइवर। ओके। ब्रेन कैंसर सर्वाइवर इफ आई एम राइट। और थोड़ा सा मुझे हमें अगर आप आर कंफर्टेबल आप बताएंगे कि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि 7 इयर्स की एज में आपका डायग्नोस हुआ था। तो यस। कैसा रहा आपका चाइल्डहुड बिफोर जब आपका डायग्नोस हुआ था? आपका कैसा, अब कुछ याद है आपको अपनी मेमोरीज कि आपका नॉर्मल हाँ, कैसा था? सब तो मेमोरी के लेवल पर और सब जब वो ठीक। डायग्नोस हुआ तब क्या, कैसा इशू हुआ, और फिर किस तरह का आपका हॉस्पिटल का वो रहा? इफ यू आर कंफर्टेबल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो बताइए धोनी। बाय बर्थ तो मैं नॉर्मल ही थी, जैसे और बच्चे होते हैं। आई वॉज फुल्ली एबल्ड। फिर बाय टाइम सडनली वन मॉर्निंग वी कम टू नो दैट मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ है जो नॉर्मल नहीं है। तो वो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने नोटिस की थी। तो फिर हम लोगों ने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि अभी है, उस टाइम विंटर था। तो विंटर में तो डॉक्टर ने बोला ये सब होता रहता है, छोटी मोटी चीजें। और वैसे भी हम बच्चे थे, मतलब बहुत छोटी थी मैं। राइट। आई वॉज अप्रोक्स फाइव 5.5 to 6 years ओल्ड, ऑलमोस्ट 5 years ओल्ड। ओके। तो उस टाइम पे ये सब बच्चों में होता रहता है, ऐसे बोला था डॉक्टर ने। फिर बाय टाइम मतलब बाय टाइम वो चेंज नहीं हुआ। विंटर गया, समर आया, मानसून आया, सब वैसा का वैसा ही रहा। फिर हम लोगों ने और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू किया। उसके बाद हमें पता चला कि एमआरआईज और सिटी स्कैन सब करा के हमें पता चला कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। अब ट्यूमर है तो यूजुअली ट्यूमर्स आर आइदर मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं है? उसका वन एंड ओनली वे है ऑपरेशन। आपको सर्जरी अच्छा, करवानी पड़ेगी, तभी पता उसके बाद चलेगा ही पता कि चलता है। हाँ, ओके। कैंसर है या नहीं है। और ये पता चलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि आई वॉज गुड, दैट वॉज माई गुड लक। पर अगर कोई और है जिसका कैंसर ट्यूमर है, कैंसरियस, और वो थर्ड या सेकंड स्टेज में है, तो डेंजरस भी हो सकता है ना। या चाहे राइट। बच्चा हो या एल्डर हो। राइट। तो सर्जरी मस्ट होती है। तो तो आपकी हमने फर्स्ट सर्जरी कब हुई, आपकी फर्स्ट सर्जरी? जस्ट नेक्स्ट ईयर, आई मीन मैं 7 साल की थी। अच्छा, तभी इन आपकी फर्स्ट सर्जरी। यस। ओके। फिर आगे? वो सर्जरी उस टाइम पे तो ये सब अवेयरनेस भी नहीं थी, मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं था इतना जितना आज चल रहा है। तो सर्जरी का नाम सुन के हम सब घबरा जाते थे उस टाइम पे। राइट।
तो मेरे घर में भी वही माहौल था, सब सीरियस थे। एक तो बच्ची छोटी थी और लड़की थी, इतनी छोटी उम्र में ये सब होगा तो आगे जाके क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लेक्सेस बढ़ते जा रहे थे, पर ऑप्शन तो कोई था नहीं। हम्म। तो हम लोगों ने फिर कंसिडर किया ठीक है चलो सर्जरी करवाते हैं। हम्म। सर्जरी हुई भी सही। अहमदाबाद जीसीआरआई हॉस्पिटल है, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जीसीआरआई में ओके। ओके। मेरी फर्स्ट टाइम सर्जरी हुई थी, ओपन ब्रेन सर्जरी। और वो सर्जरी में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जो ऑपरेशन के बाद क्या बोलते हैं, बायोप्सी का टिश्यू होता है ना, बायोप्सी का टिश्यू डॉक्टर्स की जो टीम होती है उनसे वॉश करने में लॉस हो गया, वॉश क्या हो गया बेसिन उनसे? में। ओह। ट्यूमर अच्छा। का जो टिश्यू होता है ना वो उन लोगों से खो गया। ओ माय गॉड। अच्छा। मतलब अब ये थोड़ा बैक फेज में हम जाएंगे। हम लोगों ने हम्म। ऑपरेशन करवाने का क्यों सोचा था, ट्यूमर कौन सी है ये पता कराने के ये लिए। चेक करने के लिए, डायग्नोस अगर करने के लिए। कैंसर है तो मेरे लिए डेंजरस हो सकता था। राइट। लेकिन अभी और वो कैंसरियस है या नहीं है कैसे पता चलेगा, ट्यूमर के ट्यूमर का रिपोर्ट करा के ही पता चलेगा। हाँ। लेकिन वही ट्यूमर डॉक्टर्स की टीम से खो गया। अच्छा। अभी फिर? अभी डायग्नोस क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं हम्म। कराने के लिए। उस टाइम पे हम लोग ये कर सकते थे कि हम केस, पुलिस केस या फिर कंप्लेंट कोर्ट ये सब कर सकते थे। राइट। लेकिन अभी हम लोग मिडिल क्लास से है, तो हम मिडिल क्लास वाले ये सोचते हैं कि केस वेस करने से क्या फायदा। क्या उल्टा होगा? हम केस करते तो डॉक्टर्स लोगों की करियर चली जाती, उन हाँ। लोगों का भी तो फैमिली है, उनका भी तो पेट है। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, ऊपर वाले की मर्जी, हम भुगत लेंगे, हमारा बैड लक शायद। तो ये सब सोच के हम लोगों ने कभी केस नहीं करा। अगर केस करा होता तो फिर भी कुछ सॉल्यूशन निकल आता, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो अब ऑप्शन क्या था, फिर हमने फिर से वही डॉक्टर्स लोगों को कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि अब क्या करें। तो हम्म। अब एक एक ही रास्ता बचा था, वेट एंड वॉच। अभी वेट करो, अगर ट्यूमर कैंसरियस होगी तो वो फिर से ग्रो होगी, अदरवाइज उन लोगों ने मतलब सर्जन लोगों ने जो ट्यूमर निकाला था वो निकल गया। अगर ट्यूमर डेवलप नहीं होगी तो सब सेटल्ड है, और कुछ फ्यूचर में टेंशन नहीं है। पर उस सर्जरी के एग्जिट आफ्टर 2 इयर्स रिकरेंस हुआ, फिर से वही अच्छा। सिम्टम्स दिखने लगे। और फिर से हम लोगों ने सीटी स्कैन, एमआरआई, डॉक्टर सब शुरू किया, और फिर से वही पॉइंट आया कि फिर एक बार ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें बायोप्सी चाहिए। अगर ट्यूमर डेवलप हुई है उसका मतलब कुछ है, हो हम्म। सकता है कि कैंसर हो सकता है। हम्म। अगर कैंसर के बैक्टीरिया मतलब वो जर्म्स नहीं होते तो हम्म। ये ट्यूमर फिर से डेवलप नहीं होती। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर से ऑपरेशन कराया। इस बार डॉक्टर चेंज थे, अच्छे थे काफी डॉक्टर भी। मुझे डॉक्टर्स लोगों का भी हमेशा अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है। गुड। एक तो मैं छोटी बच्ची थी और ऊपर से इतना सब कुछ डेयर करने जा रही थी, तो स्टाफ को भी अच्छा लगता था, एक प्यारी बच्ची के साथ खेलने जैसा लग रहा था। तो वो लोग ओके। भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते थे और मुझे अच्छे से ट्रेन करते थे कि कैसे मैं इस दौर से गुजरूं। तो अब इस बार सेकेंड सर्जरी का टाइम था, हम लोगों ने डॉक्टर चेंज कर दिया था, और वो डॉक्टर ने सक्सेसफुली सर्जरी करी। और तभी वो जो बायोप्सी हमें मिली उससे हमें पता चला, बायोप्सी टेस्ट से, कि हाँ मुझे कैंसर है। अच्छा। सबसे पहले अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो मैंने कहा था कि फैमिली में वो था कि बेटी है, सर्जरी वर्जरी, उनका फ्यूचर क्या रहेगा, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ऐसा मैंने बोला था। अभी मोड़ क्या है कि ऑपरेशन तो हो गया, चलो फिर भी हिम्मत करके ऑपरेशन तो हमने कर लिया, लेकिन अब लाइफ ने और एक टर्न लिया। यस। वाले की पहाड़ियों में जो टर्न आते हैं ना, वैसे लाइफ राइट। में राइट। आते ही जाते थे, आते ही जाते थे, कोई स्ट्रेट हाईवे नहीं था। तो ऑपरेशन तो हो गया लेकिन उसमें निकला कैंसर। हम्म। अब हुआ घर में डबल धमाका, अब क्या करें। तो नहीं, फिर ठीक है, उसके आपको पता बाद चला कि हाँ, बताइए।
हाँ, उसके बाद हमने कैंसर जैसे ही डिटेक्ट होता है तो वही सब रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, गामा थेरापी, ये सब थेरापीज होती है जो कैंसर की ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। लेकिन फिर भी उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, हम्म। तो उतनी छोटी एज में ये सब हाई हैवी लेवल की थेरापीज नहीं दे दे सकते, हाँ। ऐसा था। तो अगर वो थेरापीज मुझे उस टाइम पे मिलती तो हो सकता था कि आज मेरी ये सिचुएशन नहीं होती, मतलब मैं कुछ बेटर होती। लेकिन उस वक्त मुझे इन सब थेरापीज में से बहुत ही लाइट जो है, जो लाइट। कम नुकसान करती है, वो हम्म। थेरापी मेरे लिए सुटेबल थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अभी केमोथेरापी लेनी पड़ेगी। और मेरा जज्बा भी अभी इतनी सारे वो कितने सारे डॉक्टर्स को मिल गए, कितने सारे पेशेंट्स को मिलकर, इतनी 2 बार और सर्जरी के बाद मेरा भी हौसला बढ़ गया था। तो लकीली मेरे साथ केमोथेरापी में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम केमोथेरापी लेंगे। फिर केमोथेरापी में मेरे साथ जो और भी पेशेंट्स थे, उन लोगों को देखे तो उनको बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होती थी। किसी के बाल झड़ते थे, किसी की स्किन झड़ती थी, किसी का खाने का मन नहीं होता था, किसी की इम्यूनिटी डाउन हो रही थी केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स से। बट आई वॉज द लकी वन कि मेरा विल पावर इतना अच्छा था कि मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुई। अच्छा, गुड। बड़े बड़े पेशेंट्स लोगों को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स रहती थी केमोथेरेपी की, और मुझे कुछ नहीं होता था। थोड़ा बहुत था, मूड अपसेट रहता था, लेकिन बच्चा है, टायर्ड हो जाता है हॉस्पिटल में इतने सारे घंटे निकाल के, तो वो सब भी तो चीज रहती थी जिसकी राइट। वजह से मूड नहीं रहता। ये कब तक चलता रहा आपका धोनी? कितने साल के हो गए थे आप? केमोथेरापी 1.5 से 2 साल चला, अच्छा। कि उसका डोज स्लोली देना पड़ता है। ओके। एवरी सैटरडे हम लोग, मतलब जब वो केमोथेरापी वाज गोइंग ऑन, आई एम फ्रॉम राजकोट, तो मैं राजकोट थी और हम्म। केमोथेरापी लेने के लिए हमें जाना पड़ता था अहमदाबाद। ओके। क्योंकि वो जिस टाइप की केमोथेरापी मुझे चाहिए थी वो सिर्फ अहमदाबाद में अवेलेबल थी। एवरी सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम लोग घर से निकल के, मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों निकलते थे, अहमदाबाद जाते थे। रोज सुबह 4 बजे निकलना, अहमदाबाद पहुंचना 10 बजे के आसपास। फिर राजकोट से? केमोथेरापी स्टार्ट करना, केमो का हम्म। डोज खत्म होने के बाद फिर से वापस घर आना। एवरी सैटरडे ये सब जो भागा दौड़ी रहती है, वो हम सब ने सही थी 2 साल तक, 1.5 से 2 साल तक। ओके। तो आपका जो स्कूलिंग था उसमें कुछ इशू आए तो क्या आपका स्कूल भी जा रहे थे आप उस टाइम? हाँ, उस टाइम आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल और मैं प्राइमरी में थी। हम्म। और मेरे स्कूल का स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव था। ओके। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था। उनको हम लोगों ने ये सब सिचुएशन बताई तो दे वर सो सपोर्टिंग। और उन्होंने बोला कि आप लोग पढ़ाई की टेंशन मत लो, वो हम लोग आपको फिर से एक्स्ट्रा क्लासेस से ऐसे कवर करवा लेंगे। तो उन्होंने मुझे कवर भी करवाया था। और एग्जाम से पहले वो लोग मुझे रिवीजन, एक्स्ट्रा टाइम सब देते थे अगर मुझे कुछ डाउट्स हो तो। और आप धोनी, इट्स गुड कि आपके स्कूल वाले बहुत हेल्पफुल थे, आपके डॉक्टर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स। क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हो, आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, आपको हर वीक ले जा रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और फाइनेंसिस का कैसे वो अरेंज करते होंगे, और क्योंकि ऑफिस भी जाते होंगे, सब कुछ वहाँ से टाइम मैनेज करना, ये कैसे, क्या सपोर्ट मिला आपको अपने पेरेंट्स से? उस टाइम पे तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी हमारा ठीक ठाक ही था। ओके। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात जब किसी के बच्चे पर आती है ना, तो माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए लग जाते हैं। राइट। तो मेरे लिए भी वही सीन था कि पापा अपनी जॉब में लीव लेकर, और जो भी कुछ उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी दादा दादी से थोड़े बहुत सेविंग्स के निकाल कर, सब कुछ, मतलब मेरे पूरे परिवार ने, सिर्फ मम्मी पापा नहीं, दादा दादी, नाना नानी, सब ने मिलकर, सबने। नाना जी तो नहीं थे लेकिन नानी का खुद का भी, हर लेडीज का अपना एक वो सेविंग्स रहता है ना, राइट, राइट, राइट। सबने अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देकर मुझे सपोर्ट किया था। वेरी गुड। बहुत अच्छा रहा धोनी कि आपको एक तरफ आप थे, लेकिन एक तरफ आपको फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली, स्कूल बहुत सपोर्टिव मिला, डॉक्टर्स भी बहुत एक नेग्लिजेंस हुआ उनसे,
पहले, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब आपकी जो टीम मिली आपको बहुत सपोर्टिव प्रोफेशनल टीम थी। तो धोनी, एक आपकी जो फोर, आई थिंक फोर ब्रेन सर्जरीज हुई हैं आपकी, और लास्ट जो यस। सर्जरी हुई थी वो 2016 में हुई थी, यस। 2016 में ना, राइट? तो उसमें आपको क्या हुआ था जो आपको पैरालिसिस हो गया? ओके, तो हमने केमोथेरापी तक बात की। अच्छा, पहले आप उसको ही कंटिन्यू कर लीजिए, हाँ नहीं जी। नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर ही वहीं से शुरू होता है। ओके ओके। केमोथेरापी के बाद, केमोथेरापी तक दो सर्जरी तो हो गई थी, राइट राइट। लेकिन एज केमोथेरापी इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हमने हम्म। वो तो ले ली थी, केमोथेरापी तो ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे रिकरेंस हुआ था। हम्म। केमोथेरापी लेने के वेरी नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से रिकरेंस हुआ, फिर से वही सिम्टम्स दिखने लगे। और वही सब डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब कुछ, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोथेरापिस्ट, न्यूरोसर्जन, सबको हमने मिला। और सबका वन मोर रिव्यू वही था कि अभी भी अगर रिकरेंस हो रहा है तो अब तो और कोई सिचुएशन बचा नहीं है। हाँ है, और भी कैंसरियस थेरापी है, गामा थेरापी और रेडियोथेरापी, लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर, अभी मेरी एज छोटी थी, मैं बिफोर 18 ईयर्स वो सब थेरापीज कंसिडर नहीं कर सकती थी। ओके। तो अभी मैं वो सब थेरापीज नहीं ले सकती थी, तो अब रिकरेंस हुआ है तो वन एंड ओनली ऑप्शन बचा है सर्जरी अगेन। तो फिर से थर्ड टाइम सर्जरी हुआ, ओपन ये ब्रेन कब हुआ सर्जरी। था, ये कब हुआ था, कौन सी ईयर में? 2012 नो में। प्रॉब्लम, 12 में। नहीं, ओके। 2012 में, यस। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका? हाँ, उसके बाद ये हुई मेरी थर्ड सर्जरी। ओके। उसमें भी वही सेम रिपोर्ट था बायोप्सी का कि मुझे ग्रेड 2 कैंसर है। तो ओके। कैंसर मतलब कैंसर, केमो लेने से पहले जो कैंसर का रिपोर्ट था, बायोप्सी का हम्म। रिपोर्ट, उसमें भी वही डायग्नोज था कि मुझे ग्रेड 2 कैंसर है। केमो का भी वही था कि मतलब केमो हमने लिया था क्योंकि हमें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ये तो कीमो से कोई केमो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही सेम स्टेज रहा वही, आपका? हमें लग रहा है कि केमो से कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, ये बात हुई, क्योंकि हम्म। केमो के बाद भी सर्जरी में अगर कैंसर एज इट इज है तो केमो हम्म। का कोई रिजल्ट नहीं हुआ। ओके। उसके बाद ये सर्जरी में भी वही था, तो फिर अब क्या करना है, हमने तो सर्जरी कर ली, ट्यूमर निकाल दी, सब कुछ नॉर्मल था। हम्म। उसके बाद 3-4 साल गए ऐसे ही, बहुत अच्छे गए। अच्छा। हाँ, 2012 के बाद 4 साल ऐसे ही गए। फिर 2016 में अगेन वो सारे सिम्टम्स, पेन्स, एक्स, वो सब शुरू हो गया। तो अब तो जैसे कितने साल हो गए थे, हमें आदत सी पड़ गई कि अगर ये सब हो रहा है तो वही बात होगी, हिस्ट्री विल रिपीट। ओके। तो नहीं, दैट वाज 2014, यस। ओके। और ये थर्ड टाइम ऑपरेशन के बाद हमने सोचा कि अभी कैंसर के लिए क्या करें। तो अब मैं इतनी मतलब आई वॉज नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, बट फिर भी इतनी कैपेबल थी कि डॉक्टर्स लोगों के क्राइटेरिया में कि अभी मैं रेडियोथेरापी ले सकती हूँ। रेडियोथेरापी इज ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो रेडियोथेरापी उस टाइम पे जिस डोज का मुझे रेडियोथेरापी चाहिए था वो सिर्फ गांधीनगर में अवेलेबल था, गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। तो उस टाइम पे हम लोगों ने केमोथेरापी के बाद रेडियोथेरापी लेना चूज किया। फिर से वही भागा दौड़ी हो रही थी, राजकोट टू गांधीनगर आना जाना रहता था डेली, जब भी ओके। डोज था। वो भी वो ट्रीटमेंट चली हमारी 2.5 साल। ओके। तो 2.5 साल तक हम लोग एवरी थर्सडे फ्राइडे राजकोट आते थे, गांधीनगर जाते थे, डेली अप डाउन रहता था हम लोगों का। सुबह सुबह मम्मी, हम लोग तो 4 बजे तो निकलना रहता था, लेकिन हम्म। मम्मी और पापा मेरे से भी जल्दी उठकर टिफिन विफिन सब तैयार करना, क्योंकि अभी पेशेंट को बाहर का खाना तो खिला नहीं सकते थे। राइट। घर का पूरा जो हेल्दी फूड है वो सब बना के ले वही। जाते।
वही सब मतलब आप सोच सकते हो कि 4 बजे अगर हम लोग घर से निकल रहे थे तो मम्मी पापा 2 बजे या कितने बजे उठे होंगे। हाँ ऑफ कोर्स, तो पहले ही उठ के फिर निकलना, तैयारी करना, सब कुछ। वही। और हम्म। वापस रात को लेट आते थे तो उनकी सोने की नींद भी बहुत कम रहती थी। हम्म। तो वही सब भागा दौड़ी चली 2-3 साल। फिर रेडियोथेरापी हमने ली थी, वो भी काफी अच्छी रही। उसमें भी मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहा था। बाकी पेशेंट्स को रहता था, मुझे नहीं रहा था। ओके। पर हम कहते हैं ना कि हर एक पॉजिटिव चीज के साथ एक नेगेटिव चीज होती है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। राइट। तो रेडियोथेरापी का दूसरा पहलू ये भी था कि वो रेडियोथेरापी में क्या होता है, रेज होता है। कुछ टाइप के आपको रेज का डोज दिया हम्म। जाता है। हम्म। जो रेज आपके मतलब जैसे हम हीट से कुछ खाना पकाते हैं ना, हाँ राइट राइट। इसी तरह से ब्रेन में सर्टेन एरिया को रेज के जरिए हमें हिट्स दिया जाता है। मतलब जहाँ भी कैंसर के जर्म्स होते हैं वो मर जाता है। मर जाने के लिए, हाँ ठीक है। और रेडियोथेरेपी कुछ साइड इफेक्ट मेरे लिए ये हुआ कि जो अच्छी चीजें अच्छे थी सेल होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो गए थे। वो भी डैमेज हो गए। हाँ। और ब्रेन की कुछ नर्व्स होती है ऐसी जहाँ से अ, हमारे बॉडी के सर्टेन चीजों का सर्कुलेशन होना जरूरी है। कुछ कुछ वेन्स से हमारी बॉडी का पानी सर्कुलेट होता है, कुछ ब्लड सर्कुलेट होता है, कहीं से वो हार्मोनल लिक्विड्स और वो सब सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में। जो मतलब आई थिंक मेरे लिए उस टाइम पे समझ से बाहर था। हम्म। पर सिंपल चीज ये थी कि मेरे ब्रेन में एक वेन थी जहाँ से पानी सर्कुलेट होता है। और वो जो वेन थी उसी को भी डैमेज हुआ था रेडियोथेरापी के दौरान। क्या? मतलब उसके बाद बात ये हुई कि धीरे धीरे जो पानी सर्कुलेट होता रहता है वो सर्कुलेट तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वेन का कुछ हिस्सा जल गया था रेस से। तो अभी पानी वहां पर कलेक्ट हो रहा है। हम्म। और मेरे ट्यूमर का नाम था एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2। तो मेरी जो ट्यूमर थी ना वो ऐसी जगह पर थी ब्रेन में कि हमारा ब्रेन का दो हिस्सा होता है, हम सबने सुना होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। हम्म। हम्म। दोनों ब्रेन के बीच में, बिल्कुल बीच में, छोटी सी जगह में एक नव मतलब नव का एक गुच्छा था। उसके बीच में फंसी हुई मेरी ट्यूमर थी। अच्छा। मतलब एक तो हमारे ब्रेन में बाल के साइज की छोटी छोटी नव, हम्म। और उसके बीच में ट्यूमर फंसी हुई है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे था। राइट। होती है actually। हम्म। मतलब डॉक्टर लोगों का पहले से कहना यही था कि अगर इस ट्यूमर को पूरी तरह से निकाल दिया तो जो भी सेल्स है, नर्व्स है जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो सारी डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएंगे, हाँ। तो हो सकता है कि मेरा लाइफ ही मुश्किल हो जाए बहुत ही, या फिर मेरी लाइफ बचे ही ना। अब उस सिचुएशन को कंसिडर करने से बेटर था कि फ्यूचर में जो भी कॉम्प्लेक्सेस आए, जैसे ये बार बार सर्जरीज आती थी, हम्म। तो मेरी ट्यूमर कभी भी पूरी निकल नहीं पा रही थी। तो उसी तरह से रेडियोथेरेपी में भी यही हुआ है कि वो लोग मेरी ट्यूमर को उन्होंने सोचा कि रेस से शायद हो सकता है, उसको हम्म। छूने जाएंगे तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन रेस तो जो है जिसको हम छू नहीं सकते, इट इज हम्म। नॉट टेंजिबल, राइट। राइट। तो रेस से वो भी चल गया था नाउ, हम्म। क्योंकि वो ट्यूमर निकालने गए थे। और अभी क्या हो रहा था कि हमें लगा कि चलो ठीक है रेडियोथेरेपी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद 2014 15 16, 3 साल में 2016 में फिर से रिकरेंस हुआ। इस बार अगर हम एमआरआई में देखें तो इतनी बड़ी बड़ी ट्यूमर लग रही। तो हम सब तो बहुत ही शॉक थे कि यार इतनी सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारी ऑपरेशंस करवाने के बाद भी इतनी बड़ी ट्यूमर है। क्योंकि एमआरआई आपको सिर्फ वहां पर जो चीज रहती है वो दिखाता है, वो नहीं हम्म। दिखाती वो क्या है, कैसे बनी है। ये सब वो मशीन डायग्नोज नहीं कर पाता। नहीं कर उसके पाती। लिए आपको खोल के देखना पड़ता है कि क्या चीज है भाई, माजरा क्या है। तो 2016 में फिर से वो रिकन्स हुआ।
इस बार रिकरेंस के बाद हमें यही कंसिडर किया गया कि मेरे केस में ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज ट्यूमर ऐसे पार्ट पर है। हम्म। तो अब इस ट्यूमर को क्या करना है वो जानने के लिए हमें फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम्म। तो ये थी 2016 मेरी फोर्थ सर्जरी, हम्म। और आई गेस द लास्ट सर्जरी। क्योंकि इस बार सर्जरी करने के बाद उस वक्त हमें टाइमली ऑन टाइम हमें पता चला कि ये जो है वो इतनी बड़ी जो दिख रही थी हमारे में, वो हम्म। ट्यूमर नहीं है, वो पानी अच्छा। का वो हिस्सा है जो कलेक्ट हो रहा था। अच्छा, जो जो आपके जहाँ से फ्लूइड वाला पाइप था जो जा रहा था नर्व, तो जहाँ से वहां हाँ, से लिक्विड निकल रहा था वो वहां पे कलेक्ट हो रहा था। ओके। वो जो वेन थी जो हम्म। पानी हम्म। का सर्कुलेट कर रहा था, हम्म। वो क्योंकि रेडियोथेरेपी में वो जल गई थी, हाँ। तो उसमें सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं था। राइट। तो वहां पर वो फ्लूइड का हिस्सा कलेक्ट हो रहा था। ओके। तो वो तो निकाल दिया। फिर डॉक्टर ने ये चेक किया, भाई ब्रेन एक तो इतनी कॉम्प्लिकेट चीज है, राइट। और उसको हमने खोली है फिर से हम्म। 4 टाइम, विच इज वेरी डेंजरस। क्योंकि ब्रेन को मतलब अगर आपने कभी बाई चांस भी ब्रेन का ओपन हिस्सा देखा होगा तो आपको पता चलेगा हम्म। कि अंदर से वो कैसा कॉम्प्लिकेट है। हम अपनी लाइफ को इतना इजीली जी रहे हैं, वो या, सिर्फ इसी ब्रेन की बदौलत है। जिनकी वजह से और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो डॉक्टर ने बहुत सोचा कॉम्प्लिकेट। कि अभी हमने ऑपरेशन किया है, ब्रेन खोला ही है, तो हम देख लेते कि ट्यूमर का भी क्या सिचुएशन है। तो ट्यूमर भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी ब्रेन खोला है तो और 2-3 साल में रिकरेंस हो, इससे अच्छा है हम ये थोड़ा सा बड़ा हुआ ट्यूमर है वो निकाल देते हैं। उनकी तरफ से वो सही थे, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरी ट्यूमर ऐसी जगह पे हो उसको अगर हम कभी भी पूरा निकलने गए या फिर उसको ज्यादा हम कुछ नियर छेड़ने बाय गए, जो है, कुछ नियर बाय हाँ, तो डैमेज हो हुआ था। सकता है कि मेरी लाइफ ही ना बचे, दैट कैन कोज टू हम्म। डेथ, और आई कैन लिव पैरालाइज फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो वही हुआ कि उन्होंने जो थोड़ी सी बड़ी हुई ट्यूमर निकालने की कोशिश की थी, उसी से मेरा बॉडी का पार्ट उतना डैमेज हो गया था कि स्टिल टुडे, आज ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए होने वाले हैं उस चीज को, लेकिन आज भी मैं फुल्ली एबल्ड नहीं हूँ। वो थोड़ी सी ट्यूमर निकालने गए, डॉक्टर वॉज राइट ऑन हिज प्लेस, वी आर नॉट ब्लेमिंग हिम दैट उसने कुछ गलत किया है, पर माय बैड लक। वो थोड़ी सी ट्यूमर निकालने गए तो उसके बाद मेरा लेफ्ट बॉडी पूरा पैरालाइज था। ओके। फिर ऑपरेशन हो गया, वो जो पानी का हिस्सा था वो भी निकल गया। कैंसर का भी उतना कुछ वो डर नहीं था, क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट ली थी, बड़ी हम्म। हुई ट्यूमर निकाल दी थी। लेकिन हर ऑपरेशन के बाद मेरा थोड़ा थोड़ा डैमेज रहता था, जो हम्म। फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाता था। हम्म। और मेरी एज भी छोटी थी तो बॉडी भी सिंपल थी, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं थी। जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। राइट। तो उसी तरह से जब मैं छोटी थी तब से ऑपरेशन के बाद रिकवरी बहुत इजीली सिंपली हो जाती थी। हम्म। अब मेरी एज भी फोर्थ सर्जरी में मेरी एज भी काफी बड़ी थी, तो मैं रिकवरी इतनी इजीली नहीं हो रही थी। फास्ट नहीं हो रही थी। यस, फास्ट नहीं हो रही थी। तो सिंस 2016 हमने लोगों ने आफ्टर ऑपरेशन फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया। हम्म। वो 4 साल फिजियो किया ऑलमोस्ट। यस, 2020 2020 तक। ओके। 2020 तक हमने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखा। हम्म। फिर भी जो रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा था कि इतने टाइम में तो इतना कुछ हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। तो क्या करें, अभी क्या करें। तो फिर 4 साल फिजियोथेरेपी की भागा दौड़ी करने के बाद हम लोगों ने ये मोड़ आया कि भाई हम लोग भी अभी तो बहुत ही बोर हो गए थे, टायर्ड हो गए थे भाई, क्योंकि हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी ना कभी इंसान को ये होता है कि चलो अब छोड़ देते हैं। राइट। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, मेरे नसीब में यही होगा। हम लोगों ने वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ।
हाफ बॉडी पैरालिसिस अभी भी आपको पूरा हाफ बॉडी पैरालिसिस है या उसमें उसमें उस इम्प्रूवमेंट है? टाइम के बाद हम लोगों ने काफी कुछ रिसर्च किया, हम्म। और हमें पता चला कि ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अम, भारतीय शास्त्रों में या फिर हमारे पुराणों में लिखी गई बताई गई है कि इससे इतना अच्छा होता है। पता है ना कि हमारे शास्त्रों में बहुत ही पावर है। हम्म। हेरिटेज इज वेरी पावरफुल। यस। तो उसी में से कुछ कुछ ऐसी चीजें हमें मिली जिससे हम्म। रिकवरी पॉसिबल थी, और हम हम्म। लोगों ने वो ट्राई किया। तो अभी 100% डैमेज, मतलब मेरा जो लेफ्ट साइड हाफ बॉडी हम्म। पैरालाइज था, हम्म। वो 100% था उस टाइम पे। हम्म। हम्म। लेकिन आफ्टर मतलब इन सब चीजों को लेने बाद वो ऑलमोस्ट 60% कवर्ड है अरे अभी। वाह। टुडे इट इज 60% कवर्ड, जो कि मतलब फोर्टी फिजियोथेरेपी परसेंट 40% इम्प्रूव हो गया आपका, 40%? आपका वीडियो पॉज हो रहा है, धोनी। नहीं, 60% इम्प्रूव हुआ, 40 अच्छा, 60% इम्प्रूव वही हो गया आपका, ओके। सो है। वेरी गुड यार, ये मतलब ये तो बहुत अच्छा आपका वो है। दैट्स सो नाइस। तो धोनी, योर बैकग्राउंड इज ऑफ कोर्स, आपका बैकग्राउंड तो, आप यू आर ए रियली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ब्रेव गर्ल, जो आपने देखा एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई भी नहीं बच्चा, 99% नहीं देखते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो जो देखते हैं उनको ही वही बता सकते हैं कि और आपकी फैमिली जो वही वही समझ सकती है, कोई और इतना डिटेल में नहीं कर सकता, समझ सकता। जिस एज में हम किसी छोटे बच्चे को चुप हाँ। या शांत कराने के लिए ये डराते कि भाई राइट, राइट। चुपचाप बैठा, वरना डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा देंगे, उस राइट, आप एज बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे इंजेक्शन खा रही थी। वही जो आपने देखा है, वो एक नॉर्मल, बहुत मुश्किल से कोई ऐसा होगा जो ये सब प्रॉब्लम्स देखता होगा। तो हैट्स ऑफ कि आपने जो ये देखा है, इट्स रियली, यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। टेबल टेनिस से कैसे प्यार हुआ आपको, कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि आप टेबल टेनिस चैंपियन हो, तो कैसे आपका टेबल टेनिस से एक मुलाकात हुई? पर टेनिस तो मेरा पैशन है। हाँ। कहाँ से स्टार्ट वैसे हुई, बात कौन सी थी एज में? कि यस, मेरे नाना जी जो थे वो NIS टीचर थे, अच्छा। और मेरे दादाजी फिटनेस फ्रीक थे। मतलब वो भी अपने फिटनेस पर बहुत ही फोकस्ड रहते थे। ओके। तो उन दोनों से मुझे फिटनेस के बारे में कुछ पता चला। और हम जब बहुत ही छोटे थे, मतलब तो 2, 3, 2.5 से 3 साल के, उस हम्म। उम्र में हमारे दादाजी ने हमें हम स्विमिंग या ऐसे सब कोचिंग क्लास होते हैं ना, जो समर कोचिंग कैंप्स होते हैं, उसमें हमें ज्वाइन करवाया था। तो तब से हमने पहले स्विमिंग और वो सब किया था। उसके बाद हम लॉन टेनिस खेलते थे। ओके। मतलब पूरा शेड्यूल रहता था समर वेकेशन में, सुबह 9 बजे से घर से निकल जाना था। 1 बाय 1 फिटनेस का वो सेशन रहता था, कभी जिम्नास्टिक, कराटे, जूडो। फिर हम चेस भी खेलते थे। और फिर उसके बाद घर आते थे, लंच करते थे, रेस्ट करते थे। फिर शाम को फिर से जाते थे, स्विमिंग करते थे, लॉन टेनिस खेलते थे। मैं और बहुत दिन छोटी खत्म। एज से स्टार्ट कर दिया था लॉन टेनिस खेलना। बहुत छोटी पता एज नहीं। से हम लॉन टेनिस खेलते थे और ओके। स्विमिंग भी करते थे। और बात क्या थी, इन सारे ऑपरेशंस के बाद जो रेस्ट टाइम होता है ना, जब हम घर पे रहते हैं, हम्म। तो रेस्ट टाइम पे मैं मेरे घर के पास एक, नॉर्मली मैं जहाँ पर जब लॉन टेनिस खेलने जाती थी, वहां पर एक वॉल रहता है। बच्चों को ओके। वहां पर कोचेस बॉल प्रैक्टिस कराते हैं। इसकी प्रैक्टिस कराते हैं? बॉल प्रैक्टिस अच्छा। जो बेसिक होता है। ओके। तो मेरे घर के पास भी एक दीवार थी, बड़ी सी बाउंड्री जैसे बोलते हैं ना, वहां पर थोड़ी जगह थी। वहां पर मैं मेरा वही रैकेट लेके जब भी फ्री रहती थी, मतलब रिकवरी के टाइम पे, सुबह सुबह कुछ खास काम नहीं होता था, तो मैं चली जाती थी वहीं पर। और अकेले अकेले वो लॉन टेनिस की प्रैक्टिस जो मैंने सीखा था, उसकी प्रैक्टिस मैं किया करती थी। ओके। पर अभी 2016 की ऑपरेशन के बाद ये मोड आया था कि मैं वो भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, आई बिकॉज ऑफ वॉज नॉट पैरालिसिस। हाँ। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि भाई खेलना तो है यार, क्या कर रहे, खेलना तो है, क्या कर रहे। लॉन टेनिस तो नहीं खेल सकती थी। फिर मैंने हम्म। थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि हाँ,
पैरा गेम्स जैसा कुछ होता है जहाँ पर मेरे जैसे लोग ही होते हैं। और फिर मैंने ये भी पता किया कि क्या मैं वहां पर लॉन टेनिस खेल सकती हूँ। लॉन टेनिस एक नहीं, उससे पहले एक किस्सा ये भी बना था कि वन डे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, ऐसी बॉल प्रैक्टिस कर रही थी। तो सडनली मेरी मम्मी ने मुझे देखा। वो बोली, बेटा क्या करे तू, चल अभी घर। तो मैं काफी हम्म, देर तक घर नहीं आई। फिर वो वापस आई, और वो ऐसे ही कैजुअली बोल गई, मतलब मम्मी ने बोल दिया कि तुम बहुत अच्छा खेलती हो, इतना अच्छा खेलने जैसे तुम्हें तो ओलंपिक में जाना चाहिए। हम्म, मतलब दिल में कहीं ना कहीं वो खेलने की चाह थी, और मम्मी ने बोल दिया कि तुम्हें ओलंपिक जाना चाहिए। मतलब हम बोल दे कि अगर किसी को मिठाई खानी थी और डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ भाई जाओ मिठाई खाओ, जियो अपनी जिंदगी, उसी तरह का एक वो मेरे मन में तो वो पटाखे फूटने लगे थे कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना था और मम्मी ने बोल दिया। हम्म, उसी दिन से मैं जिद पे अड़ गई थी कि मुझे ओलंपिक जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि लॉन टेनिस मैं इस हालत में तो नहीं खेल सकती, क्योंकि लॉन टेनिस का जो पैरा में खेलने का क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ व्हीलचेयर होता है। व्हील चेयर अगर होता मैं है। व्हीलचेयर में हूँ तो मैं लॉन टेनिस खेल सकती हूँ। हम्म। अब मैं इतनी भी डिसेबल नहीं थी कि मैं व्हीलचेयर पे राइट। हैंडल कर सकूँ खुद को। राइट। तो फिर क्या कर सकते थे। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं जब हाई स्कूल में थी 11th 12th में, मेरी वो स्कूल में एक स्पोर्ट्स सेंटर था जहाँ पर ओके। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस भी था। ओके। और लकीली वो टेबल टेनिस कोर्ट मेरे क्लासरूम के एग्जैक्ट बाजू में था। मतलब क्लासरूम में जब हम पढ़ते थे ना तो पूरा दिन वो टेबल पे बॉल पटकती हम्म। रहती थी, उसकी आवाजें आती थी, वो मुझे सुननी अच्छी लगती थी। फिर मैं एक दिन खेलने गई वहां पर। मैंने सर को, कोच सर को रिस्पेक्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे खेलना है, थोड़ी देर मुझे खेलने दो या फिर मुझे कुछ सिखाओ। तो वहां पर जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे जिन्होंने कई बार काफी बार डिस्ट्रिक्ट खेला था और स्कूल गेम्स खेली थी, वो सबको ये रहता है कि भाई हम लोग तो स्कूल गेम्स वाले हैं, और ये लड़की आके अचानक से बोल रही कि मुझे खेलना है, हम लोग उसको कैसे टाइम दे। तो पहले तो ये सिचुएशन हुई थी कि कोच ने मना नहीं किया था, लेकिन वो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं इसको हमें नहीं लेना है। फिर स्कूल के कोच ने बोला कि नहीं बेटा हम आपको नहीं खेलने दे सकते। अच्छा। हाँ, उस स्कूल के कोच ने मुझे उस टाइम पे बोला ये था कि हम ये तब की बात है जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, 11th क्लास नहीं, में। आई वॉज पैरालाइज, मतलब यू आर सीन्स ऑल माई अच्छा। आप तो पैरालाइज, आपको पैरालाइज। मेरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट रहता था। शुरुआत ओके। हुई थी हाथ से, फिर फेस से, फिर फुट में थोड़ा हम्म। थोड़ा 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 डैमेज रहता था, हम्म। जो रिकवर हो जाता था बाद में, लेकिन इनिशियल तो थोड़ा रहता है ना। तो कोच ने आपको तब खेलने नहीं दिया जब यू वर पैरालाइज्ड, मतलब उन्होंने इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया आई वॉज इन कि 11th क्लास। 11th क्लास, यू वर इन 11th क्लास। फिर क्या हुआ, आपने फिर क्या करा उसके लिए? फिर मैंने 2 3 बार उस दिन मना किया, तो फिर 1 2 वीक के बाद फिर से ट्राई किया, हम्म। तो कुछ तो भी कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने मना ही कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, वो लोग जो खेल रहे थे ना वो स्ट्रोक्स सारे कैसे खेलते हैं, जैसे हम क्रिकेट में बॉलिंग देखते थे, हम्म। क्रिकेट में डॉट देखते हैं, सिक्स कैसे मारते हैं, ये सब देखते हैं ना। राइट। उसी राइट। तरह से मैं उन लोगों को खेलते हुए देख रही थी, एज और एन कुछ कुछ ऑडियंस। थे हम्म। जो मेरे मन में बैठ गए थे। हम्म। फिर मैं क्या करती थी, बच्चे ना अक्सर अपनी नोटबुक के पिछले पेज पर अपने सारी मन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग हम्म। कार्ड बनाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, ऐसे सब। तो मेरी नोटबुक के लास्ट पेज पे जो शॉक्स का जो एक्शन होता है ना, हम्म। वो मतलब ऐसे पिक्चर के रूप में, पिक्चर के हम्म। फॉर्म में ड्रॉ करती रहती थी कि स्टॉक ऐसे खेलते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे टेबल टेनिस में काउंटर करके एक स्टॉक होता है ओके। जो ऐसे खेलते हैं। हम्म। तो मैं मेरी नोटबुक में पेन या पेंसिल से ये स्टॉक पूरा दिन घुमाती रहती थी। अच्छा। मतलब तब से तो जब आप अपने माइंड में खेलने लग गए थे, आप अपने माइंड में खेलने लग गए थे। आप यस, फिजिकली नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को, तो अपने माइंड में खेलना स्टार्ट कर दिया था। ओके, वेरी गुड। तब अच्छा। से स्कूल से मुझे खेलने का मन हुआ था। वो ओके। चीज मुझे अभी याद है, जब मैं लॉन टेनिस के वक्त वो सब सर्च करी थी ना कि कैसे हम्म। खेलूं मैं। तो हम्म। लॉन टेनिस के लिए तो मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसके लिए मुझे व्हीलचेयर चाहिए थी। हम्म। तो अभी मैं क्या करूँ, खेलना तो टेनिस ही है,
मेरे दिल में दो गेम्स थी। एक लॉन टेनिस जो मैं बचपन में खेल रही थी, जिससे स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी, राइट। और दूसरा टेबल टेनिस, जिसके लिए मुझे खेलना था और स्कूल से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो आपके अंदर एक वो था कि खेलना है, जिद थी अंदर थी कि आपने स्कूल में रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन हाँ, खेलना तो है। दैट इज खेलना तो है, कुछ भी हो राइट। जाए खेलना तो खेलना है। तो है। गुड, वेरी गुड। यस। तो अभी मैंने वो सर्च किया कि अगर मुझे टेबल टेनिस खेलना है इस हालत में तो मैं कैसे खेल सकती हूँ। फिर मैंने बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट किया, ऑफिशियल्स को मिली, मैं उनसे जाना, कुछ प्लेयर्स से भी मिली। तो मुझे पता चला कि हाँ, और पैरा टेबल टेनिस में ये क्राइटेरिया है कि मेरी इस फिजिकल फिटनेस के साथ मैं पैरा टेबल टेनिस में खेल सकती हूँ। ओके। तो अब जर्नी प्रोफेशनली शुरू होने जा रही है। ये सब था कि मैं टीटी में कैसे आई, हम्म। टीटी कैसे स्टार्ट हुआ। और आपने ये आई थिंक 2021 में स्टार्ट करा था ना खेलना, टेबल टेनिस ये प्रॉपर। तो धोनी, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है स्पोर्ट्स में? आपने बचपन से देखा होगा, कुछ होंगे जो आपको लगते होंगे कि जरूरी नहीं कि आप उसी गेम में खेलो, लेकिन होता है ना जो कि एक की रिस्पेक्ट होती है बहुत ज्यादा मन में, कि हम कि ऐसा बनना है तो ऐसा बनना है, चाहे अपनी गेम में हो, लेकिन बनना तो ऐसा बनना है। कोई था ऐसा प्लेयर कोई स्पोर्ट्स में? हाँ, जब मैं लॉन टेनिस खेलती थी तब मैं सानिया मिर्जा की मैचेस भी देखती थी। ओके। तो मुझे तब मन में ये था कि हाँ, मुझे बनना है तो सानिया मिर्जा जैसा ओके। इतना बड़ा प्लेयर बनना है। ओके। तो वेरी उस गुड। टाइम पे मतलब अभी तो मैं टेबल टेनिस में हूँ, लेकिन मेरे मन में पहले से जो एक इमेज फिट थी कि हम्म। मुझे के जैसा बनना है, वो हम्म। था सानिया मिर्जा। हम्म। वेरी गुड। तो आप एंटर कर गई टेबल टेनिस में, आपको समझ में आ गया कि पैरालंपिक्स में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर इस जो आपके स्टेज है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर क्या था? आपको कोचेस मिले इसमें, या आपने कैसे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, कहाँ करी, कैसे ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी? अम, मेरे घर के पास एक जगह थी जहाँ पर एक टेबल होता रहता था, नॉर्मल टेबल। ओके। इतना मतलब प्रोफेशनल नहीं था वो टेबल, लेकिन फिर भी एक टेबल रहता था। ओके। तो वो टेबल पे हम लोग मतलब मेरे भाई को थोड़ा थोड़ा आता था और मेरे पापा को भी थोड़ा थोड़ा आता था। इतना अच्छे से स्ट्रोक्स भी नहीं आता था, लेकिन एटलीस्ट कैसे करते हैं वो उन्हें पता था, बेसिक ये गेम क्या होती है और कैसे उसमें खेलते हैं ये उन्हें पता था। तो ओके। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया। जब मैंने उनको बोला कि हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ, टेबल टेनिस मेरे हम्म। लिए फिट गेम है, हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो खेलते हैं। तो उन्होंने मुझे बेसिक सिखाना शुरू किया, कैसे सर्विस करते हैं, कैसे टॉस करते हैं, कैसे और बॉल को मतलब वही सब जो बेसिक चीजें होती है वो उन्होंने सब हम्म। सिखाना शुरू किया। मतलब उनकी भी एक लिमिटेशन थी क्योंकि वो लोग प्रो प्लेयर्स नहीं थे, ऐसे ही सब या शौक राइट। से खेलते हैं हाँ। ना। ऐसे ही उन लोगों ने कभी कभी खेला था तो उनको थोड़ा बहुत हम्म। पता था, वही सब उन्होंने मुझे सिखाया। हम्म। लेकिन इतना इनफ नहीं था हम्म। मुझे। हर एथलीट को जिसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है प्रोफेशनल लेवल पर, राइट। उस राइट। कोच और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, हम्म। तभी वो आगे बढ़ सकता है। हम्म। नहीं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में उनकी एक लिमिटेशन आ जाती है। राइट। तो मेरे केस में भी यही था कि जब हम लोगों ने डिसाइड किया था, भैया और पापा सब सिखा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने ये भी सर्च करना शुरू किया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, राजकोट में, और टेबल टेनिस में क्या माहौल है, कौन कौन कोचेस है, कौन कौन प्लेयर्स है, कौन अच्छा खेलता है। एक्सक्यूज मी। हाँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया और हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया, और हम लोगों ने उनको सबको अप्रोच किया कि आप हमें सिखाओ थोड़ा बहुत, तो मैं इस लेवल पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने मेरा ड्रीम सबको बता के रखा था कि हाँ भाई, मुझे पैरा गेम्स में आगे बढ़ना है। लेकिन अगेन ये बात आती है कि डिस्क्रिमिनेशन, हम्म। पैरा वालों को के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हो रहा है। ये एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्पेशली मैं अगर कहूँ कि इंडिया में तो है। मैंने आपको बताया था कि मैंने बास्केटबॉल व्हील चेयर बास्केटबॉल कैप्टन का लिया था, तो उन्होंने भी बताया था कि व्हील चेयर्स भी नहीं है, कोई बास्केटबॉल कोर्ट भी नहीं है जहाँ पे वो खेल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं व्हील चेयर से खराब हो जाएगा हमारा कोर्ट। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा।
तो उस टाइम पे भी यही हो रहा था, उन लोगों को लगा कि भाई ऐसे तो आते रहता है, किसी ने मुझ पर इतना वो अटेंशन नहीं दिया था। फिर मैंने शुरू किया खुद से खेलना। फिर हम कहते हैं ना वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो राइट। जितना भी मुझे आता था उतना मैं प्रैक्टिस करती रही, और उतने कैसे करते थे में। प्रैक्टिस? अकेले प्रैक्टिस करते थे आप, सोलो, या हाँ, किसके सोलो साथ किया? प्रैक्टिस, बॉल प्रैक्टिस, कभी कभी भैया और पापा साथ में रहते थे ओके। तो उनके साथ। फिर उतने टाइम पे पैरा में, मतलब मुझे पैरा में जो गेम्स हो रही थी, नेशनल रैंकिंग, नेशनल सब, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। तो ऐसे में एक टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन आया मेरे पास, और उस प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मैं कर सकती हूँ। तो इन 2021, मार्च 2021 में मैंने पहली बार नेशनल गेम्स में डेब्यूट किया है। ओके। और इस टाइम पे पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे मुझे पूछा गया था किसी अथॉरिटी से कि अगर मैं पहले स्पोर्ट्स में कुछ परफॉर्म कर चुकी हूँ तो सीधा नेशनल के लिए मैं एंटर हो सकती हूँ। तो मैंने पहले भी मतलब बहुत पहले, ठीक है चलो उसके सालों हो गए, लेकिन मैंने किया तो था कुछ। हम्म। तो उसी स्पोर्ट्स के बेस पर मैं नेशनल खेल सकी। पैरा टेनिस नेशनल गेम्स में खेलने के लिए मैं एलिजिबल हुई, और वहां पर मैंने खेलना शुरू किया। दैट वाज माय फर्स्ट टूर्नामेंट। और इसी टूर्नामेंट में ऐसे ही खुद से प्रैक्टिस करते करते मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, फर्स्ट वार में ही आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया? जस्ट आपने, कोई कोच भी नहीं था आपके पास, अपने आप प्रैक्टिस करते करते आपने वो? वेरी गुड। अच्छा। यस। फिर? वो थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ कि हाँ भाई ये अच्छा बात है, चलो और थोड़ी मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने का एक वो जज्बा आ गया था। और बाकी लोगों ने भी आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया होगा जब आप जीत के आए ब्रॉन्ज मेडल। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लेकिन नहीं नहीं। हो। वो। इस मेडल के बाद भी हम लोगों ने फिर से कोचेस को मतलब अप्रोच किया कि देखो भाई हम खुद की मेहनत से मेडल लेके आए हैं, और हमारे पास नेशनल मेडल है, अब तो आप हमें कोचिंग देना शुरू कर दो। पर उनके पास वो हजार रीजन थे कि जिससे मुझे वो कोचिंग ना दे। पर एक रीजन ऐसा नहीं था कि हाँ वो मुझे कोचिंग के लिए कंसिडर कर दे। ये आप सिर्फ राजकोट में देख रहे थे या ऑल ओवर गुजरात में आप सर्च कर रहे थे? सर गुजरात में और भी, मतलब अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में है, हम्म। और भी कोचिंग है जहाँ पर हो सकता था कि मेरा कंसिडर हो जाए। लेकिन एथलीट्स का ये होता है कि अगर वो लोग अपनी ही जगह पर ट्रेनिंग ले तो उसको न्यूट्रिशन और बाकी सारी जो उसकी डेली नीड्स होती है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। अगर राइट। वो अपने घर पे रहकर अपनी सिटी में ट्रेनिंग करे तो। हम्म। तो घर पे रहना पहला ये जरूरी था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर मैं मेरे घर से बाहर किसी और सिटी में मूव कर रही हूँ तो उसके लिए फाइनेंस ज्यादा चाहिए था। ये और भी है। इतना फाइनेंशियल कैपेबल भी हम लोग नहीं थे कि बाहर जाना, वहां पर टिफिन, रेंट पर घर लेना, हॉस्टल पे रहना, ये सब का जो खर्चा रहता है, कोचिस का एक्सपेंस, ट्रेनिंग का एक्सपेंस, वो सब के लिए हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो ठीक है अपने ही सिटी में कुछ करते हैं। एक एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स देते थे। एकलव्य है, एकलव्य को जानते हो? या महाभारत में, यस। तो भी किसी गुरु ने ट्रेन कोचिंग नहीं देने किया से था। मना कर दिया था। फिर उसने अपने आचार्य का वो कहते हैं ना स्टेच्यू बनाकर खुद से, मतलब वो विजुअलाइज कर करके उसने खुद को अर्जुन जितना अच्छा ट्रेन किया था। हम्म। इसी तरह से मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे मोटिवेट करते थे कि एकलव्य को अपने लक्ष्य पे रखो, उसको देखो उसने किया तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो मैं भी वो समझने लगी थी कि चलो भाई ठीक है, खुद से ही आगे बढ़ना है, पढ़ो। तो मैंने और भी ज्यादा अच्छे से सर्च करना, पढ़ना, रिसर्च करना सब शुरू किया कि क्या क्या स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे अच्छे से वो खेलते हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ मैं बेटर खेल सकती हूँ, और मोटिवेशन आया। और अब की बार मतलब एक के बाद उसके बाद एक के बाद एक मैं नेशनल गेम्स खेल रही थी।
तो क्या आपका रूटीन होता था ट्रेनिंग का जो आप करते थे? क्या आप कितने आवर्स प्रैक्टिस करते थे आप? जब मैं खुद से करती थी तब मैं इतना कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ ऑन द टेबल नहीं दे पाती, क्योंकि ऑन द टेबल खेलने में एक एक प्रॉब्लम ये भी होता था कि मैं हैंडीकैप थी और मेरा मूवमेंट थोड़ा कम था, मेरे स्टॉक्स भी और प्लेयर्स से थोड़े वीक थे। तो फिर इस बार तो अब तो ये हुआ था कि मेरे घर के पास एक इंडोर स्टेडियम है जहाँ पर मैं खेलने जाती थी, जहाँ पर हम्म। और भी मेरे जैसे लोग होते थे जो शौक से टीटी खेलना चाहते हैं, जैसे हम कॉलेज में और हॉस्टल में खेलते हैं लोग, उसी तरह से वहां पर टेबल्स रहते थे, जिसको भी आना है मेंबरशिप ले खेले जाए, वही सब रहता स्पोर्ट्स था। कॉम्प्लेक्स टाइप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप आप कह हाँ, रहे हो बहुत ना? टाइप था। ये आपने कब स्टार्ट किया? एग्जैक्टली आफ्टर माई फर्स्ट मेडल। अच्छा, आपके उसी टाइम आपने स्टार्ट कर दिया? फर्स्ट हाँ, मेडल तो आपने प्योर अपने जो नॉर्मल घर के पास प्रैक्टिस करते थे खुद आप भी। उसी के बेस पे करा था। उसके बाद जैसे ही आपको मेडल मिला, कोच कोई रेडी नहीं हुआ तब भी, बट यू स्टार्टेड प्लेइंग इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे आपको और प्लेयर्स मिलने लग गए। हम्म। हाँ, जो जिससे प्रोफेशनल नहीं मुझे, थे लेकिन एटलीस्ट दे वर प्लेइंग। यस, हम्म। एटलीस्ट प्रैक्टिस हो रही थी। हाँ, प्रैक्टिस हो रही हम, थी आप। हम्म, तो हमने मतलब खुद से सर्च करना शुरू किया कि क्या क्या शौक होते हैं, उसको कैसे खेलते हैं अच्छे से। फिर मैं भी, और मेरे सामने जो खेलते हैं उसको मैं बताती जाती कि भाई आप ऐसे खेलो तो मुझे थोड़ा सा कंपटीशन मिलेगा, मैं अच्छा प्रैक्टिस कर पाऊंगी। कुछ लोग कोऑपरेट, वहां पर लोग भी काफी कोऑपरेटिव थे, तो वो लोग खेलते थे मेरे हिसाब से। वेरी पर गुड। उनका कई बार ये होता था कि कभी कभी उनको भी ये होता था कि हम अपने लेवल के लोगों के साथ खेलें। जैसे मेरा मूवमेंट कम था तो उनको, क्योंकि वो लोग जो खेल रहे हैं वो प्रोफेशनली नहीं खेल रहे, उनको फन के लिए खेलना है। हाँ। तो वो तो अपना फन सर्च करेंगे, मतलब मैं किसके साथ खेलूं तो मुझे फन मिल रहा है, वो लोग वही देखेंगे। वहां पर भी शुरू 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 में ये प्रॉब्लम्स रहते थे कि उन लोगों को मेरे साथ नहीं खेलना होता खेल, जस्ट हम्म। बिकॉज आई कुड नो सर्व देम फन, राइट। राइट। तो वो लोग भी मेरे साथ नहीं खेलते थे, पर फिर और एक फिर भी खुद की मेहनत से मैंने और एक नेशनल खेली, और अब की बार मैंने ब्रॉन्ज से ऊपर जाके सिल्वर मेडल लिया। ये नेक्स्ट ईयर ही करा आपने, 2022 में? वेरी यस। गुड। वेरी गुड। उसके बाद मीन्स वन सिल्वर आपने जीता है, वन ब्रॉन्ज जीता है, या वन से ज्यादा सिल्वर जीते हैं आपने? बहुत सिल्वर जीते और बहुत अरे वाह। ब्रॉन्ज। अरे वाह, इसी नेशनल गेम्स में? यस। तो धोनी, आपने 2024 में हुआ था ना पैरालंपिक गेम्स, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था? नहीं सर, उस वक्त ओके, मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी। क्वालिफाई नहीं पहले। हुए थे आप। यस। ओके। तो आप उस टाइम पे आपने कुछ ली थी प्रोफेशनल हेल्प, जब ये पैरालंपिक्स होने वाला था उससे पहले कुछ, या आप वही कर रहे थे, वही जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर प्रैक्टिस कर रहे नहीं थे? सर, पैरालंपिक्स में पहुंचने के लिए का जो रास्ता होता है ना, वो हम्म। बहुत ही टफ होता है, मतलब पैरा वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट में बहुत दिक्कत होती है। ओके। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी स्कीम्स है जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो स्कीम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी प्लेयर्स को बहुत ही टफ टाइम से गुजरना पड़ता है। ओके, मतलब वो फाइनेंशियल जैसे स्कॉलरशिप टाइप हो गया, आप ये कह रहे हो कि जैसे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही कुछ आप कह रहे हो कि कुछ यस। फाइनेंशियल अगर आपको हेल्प चाहिए तो पहले आपको वो उसको जो क्वालिफाई करना है वही बहुत टफ है। ओके। अभी मेरा सिचुएशन ये है कि 2028 पैरालंपिक्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, हम्म। और उसके लिए मुझे जो क्राइटेरिया होता है वो हम्म। इंटरनेशनल हमारे रैंकिंग के हिसाब से बनता है। हम्म। और इंटरनेशनल रैंकिंग बनाने के लिए हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलनी पड़ती है। अभी इंडिया से बाहर जाने के लिए कितना सारा कोस्टिंग होता है, अभी वो कोस्टिंग हम लोग फुलफिल करें तभी हम इंटरनेशनल रैंकिंग अच्छा बना सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जो हमें सपोर्ट करे, वो स्कीम्स के हिसाब से अगर हमारा वर्ल्ड रैंक XYZ या फिर टॉप है, टॉप हम्म। में कोई भी है, तो वो लोग हमें कंसिडर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही कि टॉप तक पहुंचने के लिए ही ये सब चीजों की जरूरत होती है, टॉप पर पहुंचने के बाद पूरी दुनिया साथ देती है। वो तो सब आए अभी हैं, आप चढ़ते तो जोड़े तो नहीं। सब सलाम है, वो वही वाली बात है। एक्चुअल में सारी स्ट्रगल ही वही है, जो हम कहते हैं ना कि वो नेपोटिज्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो अलग अलग बोलते हैं। क्योंकि जो इजी एंट्री है वो ही सबसे बड़ी स्ट्रगल है, कि वो जो सही। एंट्री है वही बहुत स्ट्रगल है। एक बार आप उस पोजीशन में पहुंच गए तो फिर तो लाइफ बहुत
चेंज हो जाती है, बहुत लोग आ जाते हैं, स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, हर तरह हम्म। का सपोर्ट मिल जाता है, फेम मिल जाता है, नेम मिल जाता है, लोग पहचानने लग जाते हैं, सब कुछ है। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो वो यात्रा है वहां तक जाने की, वो उसमें कोई नहीं होता। हम कहते हैं जनरली कि 80% जो प्रैक्टिस है वो बहुत बोरिंग है, कोई प्रैक्टिस देखने के लिए आपका मैच देखने नहीं आएगा। इवन क्रिकेट में भी लोग आपके वो छक्के चौके देखने आएंगे वो, लेकिन आप अगर नेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई पैसे खर्च करिए टिकट में, आपकी नेट प्रैक्टिस देखने नहीं आएगा। तो सेम चीज़ है कि तो क्रिकेट में ही है तो नॉर्मल, बाकी गेम्स में तो आप। तो धोनी, आपका गेम कितने आपने सिल्वर जीते हैं, अगर आप बता सकते हो इंटरनेशनल गेम्स में कोई आप, अगर आपने उसमें क्या मेडल जीते हैं, और नेशनल गेम्स में आपने कितने सिल्वर जीते हैं? नेशनल गेम्स में सिल्वर तो गिनना पड़ेंगे, याद भी नहीं है। अरे वाह, इतना सारा सिल्वर जीते आप, वेरी नाइस। और इंटरनेशनल पे आज तक मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। कौन से गेम में, कहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट? मैं जॉर्डन गई थी। जॉर्डन, ओह, वहां वेरी पर नाइस। इंटरनेशनल टेबल पैरा टेबल फेडरेशन का गेम था। हम्म। ओपन ओपन जॉर्डन का गेम था। और वहां पर मेरी कैटेगरी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेरी नाइस। तो वो भी तभी था विदाउट कोचिस और विदाउट एनी साइंटिफिक सपोर्ट के मैंने ये अचीव किया था। आपको आज तक कोच नहीं मिला है एज ए प्रोफेशनल अभी कोच? रिसेंटली मुझे कोचिस मिले हैं, ओके। जस्ट 10 days ago। 10 days अगो अभी आपको कोच यस। मिला है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको फर्स्ट कोच मिला। वेरी नाइस। अच्छा, राजकोट में मिल गए, राजकोट में? यस। ओके, एंड दैट्स वेरी गुड। वेरी गुड, या दैट्स वेरी उसका गुड। स्टेट गुड रैंकिंग न्यूज़। नेशनल रैंकिंग दोनों बहुत अच्छा है। अच्छा, और आपकी खुद की भी रैंकिंग आई थिंक वर्ल्ड रैंकिंग 23rd है, एम आई यस, राइट? ओह, वेरी वर्ल्ड नाइस। रैंकिंग 20 है, एशियन रैंक 9 है, और अरे वाह, इंडिया रैंक 2 है। इंडिया रैंक 2 है। हाँ, ओह, और वेरी ये गुड। सब मैंने बिना मतलब बिना बिना कोच किसी के? खास कोचिंग और खास कोई जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना एथलीट्स लोगों को, जो हम टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वो कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट्स हमें नहीं मिले हैं, फिर भी हम लोग यहाँ का खुद के तजुर्बे से पहुंचे हैं। और जो आप जॉर्डन गए थे, तो वो क्या गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी आपको, खर्च वर्च कुछ करा था, या आपने अपने ऑन पर्सनल खर्चे कॉस्ट पे? सर। आपकी ऑन खुद की कॉस्ट। कॉस्ट? ओके। ट्रैवलिंग और लॉजिंग लॉजिस्टिक वगैरह सब कुछ आपका अपना था, कुछ भी? तो धोनी, आपको क्या लगता है कि 2021 में आपने एक तरह से प्रोफेशनली डिसाइड किया कि आई वांट टू बी पैरा टीटी प्लेयर, ओके, और आपने जर्नी स्टार्ट हुई, उससे आज आज तक आई थिंक 4 साल ही हुए हैं। तो कैसे आपका कितना गेम, आपको लगता है कि आप इवॉल्व हुए उसमें, कि कितना बेटर हुए आप इसमें, आपको एक तो आपको पता है रैंकिंग के हिसाब से पता ही चल रहा है आपको, और आपको अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस लगता है कि अगर आज आप पैरालंपिक्स में सेलेक्ट हो जाते हो तो यू विल डेफिनेटली विन अ मेडल फॉर दिस कंट्री? यस सर। लगता है आपको? तो आपको और क्या मिस मिस है, अभी क्या मिसिंग है जो आपको पैरालंपिक्स में मेडल जिता सकता है, क्या मिसिंग है? सर जस्ट फाइनेंस इज नीडेड। हुँ? क्योंकि अभी क्या मिसिंग है? फाइनेंस, मुझे सिर्फ फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप अच्छा, चाहिए। फाइनेंशियल मिसिंग है, ओके। जो अभी का माहौल ये है कि एशियन गेम्स जो अभी नेक्स्ट ईयर है 2026 में, हम्म। नागोया में, वो एशियन गेम्स में क्वालिफाई होने के लिए का क्राइटेरिया है कि मेरा एशियन रैंक टॉप 8 में होना चाहिए। आपका 9th है? 9th है। यस। तो मतलब मैं इतना ही दूर हूँ, मतलब हम्म। 9 से सिर्फ 8 तक जाना है। ओके, इसके पास और कितना टाइम है इतना आपके दूर पास? जाने के लिए मुझे कितना टाइम है आपके पास? मार्च 2026। 8 तक पहुंचने के लिए, अगर आपके पास यस। गैप है, ओके। और उतने टाइम में मुझे कुछ इंटरनेशनल मतलब नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलनी पड़ेगी। वो खेलने से मेरे मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और मेरा रैंकिंग बढ़ेगा, और उसी रैंकिंग के हिसाब से मेरा सिलेक्शन आगे हो पाएगा। हम्म। मेरा जज्बा तो आप सबने देखा है। हम्म। अभी आप सबकी दुआ से मुझे कोच भी अच्छे मिल गए हैं। तो अभी मेरा गोल अचीव करने के लिए मुझे जो चाहिए वो चीज है सिर्फ फाइनेंशियल नीड। तो धोनी, फाइनेंशियल नीड में कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है ऐसी कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हेल्प करे, जो पैरालंपिक्स में या ओलंपिक्स में जाते हैं? कुछ भी नहीं है, या इवन
बैंक लोन्स जैसे आजकल कितने कार लोन्स मिलते हैं, हाउस लोन्स मिलते हैं, क्या क्या पता नहीं कितने तरह के तो बैंक की स्कीम्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक टाइम था जब लोग पैरा गेम्स के बारे में नहीं जानते थे, तब राइट। गवर्नमेंट के पास भी पैरा के लिए कुछ खास नहीं था। हम्म। अभी ये टाइम है कि पैरा में अवेयरनेस बढ़ रही है, हम्म। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बना रही है, या फिर गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज है, लेकिन उसके उस पॉलिसीज के लिए सिलेक्शन होने के लिए भी वो लोग चाहते, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास XYZ पॉलिसी है, उसका अगर आपको लाभ चाहिए तो आपका रैंकिंग ये होना चाहिए, आप एशियन गेम्स में मेडल आपका होना चाहिए, ओलंपिक्स में अगर आपका मेडल है तो हम आपको इस स्कीम के लिए क्वालिफाई करते हैं। अरे लेकिन पॉइंट ही तो यही कि ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन सब स्कीम्स भी ये सब ना एक बहुत ही चाणक्य नीति जैसे बनाया गया है हम्म। कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी है तो वो गवर्नमेंट ऐसा हेल्प करे ना कि भाई ये इतना अच्छा एथलीट है तो हम उसको कुछ सपोर्ट करते हैं। हम्म। और राइट। ये भी तो है नहीं कि हम बिना अचीवमेंट के सिर्फ ऐसे ही आ गए, हमारे पास भी अचीवमेंट है, लेकिन इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद तो फिर देखो ना, आपके ऑलरेडी सो मेनी मेडल्स हैं ऑलरेडी, और वो भी नेशनल गेम्स में और इंटरनेशनल गेम में भी आपको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दैट में इज नॉट भी है। सफिशिएंट। ये सफिशिएंट, वर्ल्ड रैंकिंग 23rd है, क्या ये सफिशिएंट नहीं है कि फाइनेंशियल एड नहीं है, मिलते गवर्नमेंट के लिए हैं? ये सफिशिएंट नहीं है। ओके। आर देयर एनी प्राइवेट बॉडीज जो हेल्प कर सकती हैं ऐसे, या सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है उसमें? कुछ एनजीओज है जो सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को, ओके। लेकिन वो एनजीओज का भी वही क्राइटेरिया है कि हम जो लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट करें। पूरी दुनिया अभी वही हो गई है चीज की, जो सक्सेस हो रहे हैं उन्हीं को हम सपोर्ट हम्म। करें, राइट। क्योंकि जो लोग सक्सेस की जर्नी में है उसको हम सपोर्ट नहीं करते। ऐसा ही गवर्नमेंट का है और वो प्राइवेट बॉडीज जो एनजीओस है उनका है। राइट। तो धोनी, ठीक, समझ में आ गया कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेंटली अपने आप को फोकस रखना, डिसिप्लिन रखना और मोटिवेट रखना डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम्स, वो कैसे करते हो आप? कुछ कोई एक्सरसाइज करते हो, मेंटल एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन करते हो, या कोई विजुअलाइजेशन करते हो? जैसे आपने बताया उसको ना विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो आपने स्टार्ट किया था ना, उसका एक टेक्निकल टर्म वर्ड है विजुअलाइजेशन। आप पढ़ना। एक चेस प्लेयर था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं उनका। तो वो जेल में थे। ही वॉज कॉट किल एज ए स्पाई, उनको जेल में रखा गया था, मे बी रशियन और अमेरिकन, मे बी। तो वो जेल में बैठ के विजुअलाइज करते थे कि जो वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर है मैं उनको हरा रहा हूँ, जस्ट जेल में। और वो कई साल उन्होंने विजुअलाइज किया, और जब वो, इट्स अ फैक्ट, और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने हराया उन्होंने। तो उसको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं कि आप जो आपने स्टार्ट किया था, कि जब कोई दूसरा खेलने नहीं दे रहा तो अपने माइंड में खेलना स्टार्ट किया। तो मुझे याद है कि जब मेरे को कार ड्राइविंग नहीं आती तो मैं माइंड में ही विजुअलाइज करता था कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। तो वो एक ऑटोमेटिकली एक ना, वो आपको हेल्प करता है आपके सेंसेस को, सब कुछ को, कि आपको लगता है कि आप फैमिलियर हो उस चीज से, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। कैसे आप कुछ करते हो ऐसी इस तरह की कुछ एक्सरसाइज वगैरह, जो उस टाइम आपको नहीं पता था, विजुअलाइजेशन आप अनजाने में कर रहे थे, लेकिन अब आप जानते हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो? आप एक पढ़ना है, एक बुक आती है, सब्जेक्ट है NLP, सब्जेक्ट करो मैं इसे, एक तरह से साइंस कहते हैं, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आजकल बहुत उसके ट्रेनर्स मिल जाएंगे आपको, इंडिया में भी मिल जाएंगे, जगह जगह हर सिटी में मिल जाएंगे। तो उसमें वो फोबियस दूर करने के लिए, परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेंटल एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो आप कुछ ऐसा करते हो या करना चाहते हो? सर है उसी में, मैं ना बहुत ही मतलब पैशनेट हूँ अपने गोल के लिए और हम्म। अपने देश और देश की संस्कृति के लिए। हम्म। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा देश की जो हमारा देश का जो हेरिटेज है वो बहुत ही अच्छा है, और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक पहलू है योग का। योग, यस, वेरी वेरी राइट। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं टीवी के सामने बैठ बैठ के और योगियों को देख देख के योगा सीखी थी। योगा और प्राणायाम दोनों मैंने ऐसे ही सीखा था।
ओके। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे मुझे पता चला कि मेडिटेशन भी होता है। तो मैं यही सब प्राणायाम, मेनली प्राणायाम और मेडिटेशन के बेस पर हम्म। अपने आप लोग खुद को मेंटली स्ट्रांग रख सकती हूँ। तो आप करते हो रोजाना प्राणायाम, मेडिटेशन? और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है, जो मुझे मेंटली स्ट्रांग रखता है, वो है मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली। जब भी मतलब मेरे दिमाग में वो हल्ला मचता है ना, तो मैं मेरे फैमिली के पास जाती हूँ। और उनके पास एक जादुई छड़ी है, वो ऐसे करते हैं तो वो सब शांत हो जाता है। बताइए अपने पेरेंट्स के बारे में कि क्या सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिए करे हैं लाइफ में, कि कोर्स वो आप उनके बच्चे हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए करेंगे हर चीज़, लेकिन क्या उन्होंने पर्सनली, आपने बताया कुछ चीज़ें कि सुबह उठना, रात को 2 बजे से तैयार होना, ये सब वो करते ही थे, वीकली आपका सेशन होता था, आप उसमें जाते ही थे, प्लस उनको क्या प्रोफेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आई या कुछ स्ट्रगल्स देखनी पड़ी इस वजह से, और आज भी वो आपको सपोर्ट करते हैं फुल्ली, मीन्स कि जो भी आप डिसीजन लेते हो पूरा सपोर्ट करते हैं? तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, टोटल यस। और 4 मेंबर्स हैं ना टोटल फैमिली में? 5 मेंबर्स, हम टोटल 5 मेंबर्स, मेरे 5 मेंबर्स। नानी भी मेरे साथ रहते हैं। नानी है होगी आपके, और दादा भी आपके बता रहे थे, दादा दादी भी आपको सपोर्ट करते थे, पूरा उन्होंने करा? तो एज ए दादाजी फैम को भी। सॉरी दादी, आप बता रहे थे ना कि स्टार्टिंग में कि हाँ फाइनेंशियली। मतलब उस टाइम पे थे, हाँ। हाँ। तो क्या मीन्स कि क्या वो रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में? सबका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका ही रोल। अगर मैं उनका रोल बताना चाहूँ ना, तो आज का पूरा दिन निकल जाएगा। तो आप लेकिन अपने बस फादर और मदर सबने का बता अपनी दीजिए। तरफ से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। हम्म। इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है कि उसकी उसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है। हम्म। ऑफ कोर्स मीन्स ये तो है। आप धोनी, यू आर ऑल्सो एकेडमिक्स में आपने काफी कुछ डिग्रीज ली हैं। आई थिंक यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने क्या करा है? BSW, MSc साइकोलॉजी एंड LLB, एम आई राइट? यस। यस। PSW तो किया, उसके बाद मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर भी किया, MLW। ओके। उसके बाद मैंने LLB भी किया। आपने PT भी खेला, आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कैसे इन दोनों चीजों को आपने मैनेज किया? और क्या रीजन है कि आप इतना पढ़ रहे हो? कुछ होते हैं, मैंने देखा, जो स्पोर्ट्स में कहते हैं हमें क्या पढ़ना, हमें तो बस खेलना है, हमें तो क्या रीजन है कि आप साइकोलॉजी, कहाँ वो आपको हेल्प कर रहे हैं? आपको स्पोर्ट्स में हेल्प कर रहे हैं, या फिर जस्ट एज ए आप पढ़ना चाहते हो, अच्छा लगता है आपको डिग्रीज लेना, ये सब चीजें, आगे बढ़ना, इसलिए पढ़ना चाहते हो? सर यूजुअली ये होता है कि हम लोग ना, हम अपना अपना फायदा देखते हैं कि हम्म। अगर कुछ करने से हमें कुछ मिल रहा है तो हम वही करते हैं। लेकिन मेरे हम्म। केस में ये था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ती रह रही हूँ। ऐसे ही पढ़ते बस, रहो। मतलब मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल गोल नहीं कि LLB किया है तो आगे जाके एडवोकेट बनना है, या फिर और कुछ मतलब लो बस लेवल अपने पर। लिए आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि हाँ, बस आपको ऐसे ही करता हूँ। आपको पढ़ना है, दैट्स वेरी या नाइस। तो मैनेज कैसे करते हो? स्पोर्ट्स कितनी देर करते हो, पढ़ते कितनी देर हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो, या हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल अ, नहीं है? हो जाता है, मतलब पहले मतलब पूरा दिन मेरा स्पोर्ट्स और एजुकेशन में ही जाता है स्टिल टुडे। जब हम्म। स्पोर्ट्स में मतलब हमारा क्या होता है ह्यूमन ब्रेन का, कि हम हर एक एक्टिविटी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फुल फोकस्ड कर सकते हैं। हम्म। एक टाइम आता है जब हम उससे बोर्ड या फिर टायर्ड हो जाते हैं और हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। तो मेरा तो वही रहता था कि अगर TT स्पोर्ट्स खेलते खेलते थक गए तो रिफ्रेशमेंट के लिए मैं पढ़ाई करने आ जाती थी। पढ़ाई करते थक गए तो रिफ्रेशमेंट के लिए खेलने चली जाती थी। वेरी गुड। तो साइकोलॉजी क्यों पढ़ी? क्या रीज़न है? क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्या रीज़न है? हाई स्कूल में जब मैंने बताया ना, 11th 12th में वो स्कूल के कोच ने मना किया था, उस टाइम पे हाँ। 11th और 12th में मुझे साइकोलॉजी ही पढ़ना था। पर उस टाइम पे उस कोर्स की इतनी वो अवेयरनेस नहीं थी, तो मम्मी पापा को ये लग रहा था कि इस फील्ड में तुम्हारा फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं है, ये नहीं पढ़ो, और कुछ पढ़ो जिसमें तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बना। अच्छा।
तो हम तो मैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए थे आप उस टाइम? यस, तो ओके। फिर मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि साइकोलॉजी तो पढ़ना ही है। लेकिन जिस तरह से मैंने पेरेंट्स की चॉइस की फील्ड पसंद की थी एज अ करियर, तो फिर मैंने लास्ट तक वही किया, उनका जो प्रेफरेंस था वही मैंने पूरा किया। हम्म। चलो ठीक है, उनकी ये इच्छा है तो वो कर लेते हैं, ये इच्छा है तो ये कर लेते हैं। उनकी जो भी इच्छा थी मुझे पढ़ाने की, जिसमें मेरा फ्यूचर शायद अच्छा हो सकता था, तो वो सब मैंने पढ़ लिया। लेकिन वो सब करने के बाद अभी जिस फेज पर है कि वो लोग मानते हैं कि हाँ मैंने कर लिया है, लेकिन अभी मेरे मन में वो टीटी की तरह साइकोलॉजी की चाह रह गई है। तो वो सब पढ़ने के बाद अब मैं फिर से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। वेरी गुड धोनी। तो आप क्या करते हो इसके अलावा, पढ़ने के अलावा और टीटी खेलने के अलावा? व्हाट आर योर अदर हॉबीज? कोई है ऐसी जिसमें आपको और मज़ा आता हो, जो आपको लगता हो कि ये भी मुझे करना था, जो मैं पहले नहीं कर पाई लेकिन अब करना चाहती हूँ, वो परस्यू कर रहे हो? वैसे टीटी और साइकोलॉजी जितनी वो बर्निंग डिजायर मेरी और किसी फील्ड में नहीं है। लेकिन एक है कीबोर्ड, कीबोर्ड बजाना। अच्छा। वो भी मैं जब छोटी थी तब भी करती थी। ओके। बट मैं जब छोटी थी ना, तब मेरा शेड्यूल पूरा इतना ही रहता कि सुबह क्लासेस रहते थे, फिर मेरी स्कूल मिड डे की थी, तो दोपहर में स्कूल में जाते थे, स्कूल से आने के बाद फिर से ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुरू हो जाते थे। तो मतलब पूरा दिन हम किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। धोनी, आप ना एक मिसाल हो, एक कि मैंने कि जो बार बार जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं किया। कभी हुआ आपकी लाइफ में कि हमें तो, मुझे तो नहीं लगा कि आपने कभी गिव अप किया है, बट आप पर्सनली बता सकते हो कभी ऐसा लगा आपको कि आपको लगा यार अब और नहीं होता, गिव अप हो गए, गिव अप कर दिया? और अगर गिव अप नहीं हुए तो क्या रीजन था जो आपको वापस खींच लेता था, जो आपको पुल बैक कर लेता था, नहीं गिव अप नहीं करना? कभी हुआ ऐसा लाइफ में? वो होता है पैशन। जब भी हम पुलअप करना चाहते हैं ना, हम्म। पुलअप करना चाहते हो, जो हमें खींच लेता है उसको यस। कहते हैं पैशन। और मेरे ही लाइफ में जो भी एक्टिविटीज ऑन दैट टाइम और आज भी चल रही ना, वो सभी एक्टिविटीज मेरा पैशन है। और आपका पैशन टीटी है? टीटी, साइकोलॉजी एंड म्यूजिक। म्यूजिक, तीनों आपके पैशन है। और अगर रैंकिंग देना चाहो तो कैसे दोगे रैंक? मेनली टीटी और साइकोलॉजी। टीटी और साइकोलॉजी। दैट्स वेरी नाइस। कैसे तो अपने ऑन को दैट क्या टाइम मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। हम्म। हमेशा ही मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। मैं हम्म। कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। आप अपने आप को 10 साल में क्या, कैसे चाहते हो कि दुनिया आपको कैसे याद रखे, कैसे आपको पहचाने, क्या अपनी पहचान दिखाना चाहती हो इन द नेक्स्ट 10 years? एज ए बेस्ट टीटी, एज ए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। ओके। एज ए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आप अपना एक नाम बनाना चाहते लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, मतलब मेरा नाम ध्वनि है और काफी लोग ऐसे, मतलब अब भी कुछ लोग ऐसा है जो ध्वनि नहीं अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, हो? तो वो लोग मुझे बोलते हैं धोनी। मैं तो ठीक बोल रहा हूँ ना, धोनी, धोनी नाम है ना आपका? ध्वनि है नया नाम मेरा, पर वो लोग धोनी। मुझे एज ए धोनी बुलाते हैं, MS अच्छा। धोनी। अच्छा, धोनी। ओके। ओके। हाँ। हाँ। सो यू फाइंड समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड धोनी, अपार्ट फ्रॉम कि नेम का थोड़ा साउंड एक जैसा है? समवॉट कुछ चीजें समवन। हैं जो सिमिलर है। सो यू लाइक धोनी, यू आर इंस्पायर्ड बाय धोनी? आई लाइक हिज प्लेइंग। ओके, क्या क्वालिटी अच्छी लगती है धोनी की? काफी क्वालिटीज है वो, मतलब एक तो वो इनोसेंट थे, अपने पैशनेट पैसे मतलब अपनी गेम की और बहुत ही पैशनेट थे। उनका मतलब वो जो भी डिसीजन लेते वो बाय हार्ट लेते थे, किसी का तोड़ के अपना जोड़ना वो उनका मोटिव कभी नहीं रहा था। और मेरा भी वही है कि मैं कभी किसी का बुरा चाह के अपना अच्छा नहीं सोचूंगी। ओके। तो ऐसी काफी क्वालिटीज है जो धोनी सर में है, और मैं उनसे सीखती भी हूँ। अगर दैट, चांस मिला तो कभी मैं उनको ये सब एक्सप्रेस भी करना चाहूंगी। कभी चांस नहीं मिला मिलने का या कभी पर्सनली यस। जाने का? ओके। वो जरूर मिलेगा क्योंकि आप भी स्टेब्लिश हो रहे हो,
काफी मेडल्स तो आप भी जीत चुके हो, डेफिनेटली मिलेगा। तो धोनी, तीन लास्ट क्वेश्चन हैं और तीनों आपके सजेशन, तीनों आपकी एडवाइस। पहली एडवाइस, आप इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि पैरालंपिक्स में हमें क्या करना चाहिए? पैरालंपिक्स और जस्ट अ नॉट जस्ट सेकेंड पैरा, सर। नेशनल चैंपियनशिप, सब चीज़ों में। यस सॉरी। सो पहला ये क्वेश्चन है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को और लोकल बॉडीज को और ब्यूरोक्रेट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जो आज की स्थिति है उससे हमें कहाँ पहुँचना है, और अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्या कोचेस की ज़रूरत है, क्या क्वालिटी चाहिए? सर मेन थिंग इंडिया में जो है ना वो यही है कि हमारे यहाँ पर प्लेयर्स भी पहले बहुत कम थे, अभी स्पोर्ट्स में लोग बढ़ रहे हैं। हम्म। लेकिन जो सीनियर्स लोग हो गए हैं उनका ये है कि वो लोग खेल के रिटायरमेंट के बाद अपना ही सोचते हैं। उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अभी कोचिंग का कुछ सोचो तो आपके एक्सपीरियंस से और प्लेयर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज और वो सपोर्ट मिलेगा। राइट। तो इंडिया में क्वालिफाइड कोचेस की बहुत जरूरी है। मैंने भी जो नोटिस किया कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो बाद में जॉब कर लेते हैं, वो फील्ड से हट जाते हैं, वो स्पोर्ट्स ही छोड़ देते हैं, रिटायर यस। हुए उसके बाद जॉब करने लग गए, कोई गवर्नमेंट से जॉब मिल गई, कुछ कर रहे हैं, कुछ अपने रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाते हैं, तो कुछ कर। तो आप जिस स्पोर्ट्स ने आपको पहचान दी, जिसने आपको नाम दिया, उस स्पोर्ट्स से वो आप नाता तोड़ देते हो, वो चीज़ गलत है। यस, यू आर राइट। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट को पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तो बन रहा है। जैसे 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 हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी काफी कॉम्प्लेक्सेस काफी डिस्ट्रिक्ट्स में है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्सेस में क्वालिफाइड कोचेस नहीं है। काफी इंडियन इंडियन गेम्स है जिसमें कोचेस हमें अब्रॉड से बुलाने पड़ते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन वो कुछ दिन इनफ नहीं होते एथलीट की डेवलपमेंट के लिए। अभी आप जैसे बता रहे हो ना, मैंने इनका एक का पॉडकास्ट लिया था उनका, तो वो ही इज ऑल्सो पैरा प्लेयर, पैरालंपिक्स, एंड इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो बता रहे थे कि उनके जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो देवर 6 कोचेस जो एट ए टाइम, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे अलग अलग फील्ड से। कोई न्यूट्रिशन में कोच था, कोई फिजिकल फिटनेस देखता था, कोई उनको जो उनकी गेम थी उसमें वो तो 6 कोचेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, दे वर हेल्पिंग हिम। तो आप जो कह रहे हो कि वही कोचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी तो एक सिंगल कोच मिलना मुश्किल है, बट अगर आपको उस लेवल का बनना है तो यू नीड कोचेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स जो गाइड कर सकें कि कैसे करना। ओके। सेकंड धोनी, क्वेश्चन है कि एडवाइस टू पीपल who are facing some physical issues, some physical challenges। तो आप और वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें? सबसे पहले सबको मतलब जो फिजिकल स्पेशली फिजिकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं बिना बिना डिपेंडेंस के। हम्म। और सिर्फ हमें सरवाइव नहीं करना है बिना डिपेंडेंस के, पर हमें ये भी सोचना है कि अगर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा मतलब हमारा पेट पल रहा है वो एक्टिविटी क्या हमें पसंद है, जिसको हम हम्म। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। हम्म। वो जो एक्टिविटी कर रहा है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप हम्म। उसमें ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। राइट। कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा या फिर आपको हम्म। अपने आप को फोर्सफुली वो कराना पड़ेगा तो फिर आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो राइट। फिर हर फिजिकली चैलेंज पर्सन को ये सोचना चाहिए कि उनको वो क्या चीज़ है जो उनको पसंद है। और हम्म। उसमें फिर आगे ये सोचना चाहिए कि उसमें करियर के ऑप्शंस क्या क्या है। राइट। ओके। और थर्ड लास्ट क्वेश्चन धोनी, जो लोग अभी भी पैरा गेम्स को लाइटली लेते हैं, जो लोग अभी भी डाउट करते हैं, पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो लोग अभी भी इसको समझते हैं, उनमें डाउट है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते सर मैं ऐसी माइंड सेट वाली हूँ कि अगर कोई मेरे पे पत्थर फेंके ना तो हो? मैं उस पत्थर को सामने नहीं फेंकू, मैं उस पत्थर के ऊपर खड़े रह के उसको हाइट दिखाऊंगी अपना।
तो जो लोग अच्छा। मुझ पर मतलब हम लोगों पर डाउट फेंक रहे हैं ना, या फिर हमारी कैपेबिलिटी ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, उनको मैं ये दिखा जाऊंगी कि आपके डाउट से हमें हमारा हौसला बढ़ रहा है। हमें वो हो रहा है कि हमें भाई करके दिखाना है, ये लोग हमें डाउट क्यों कर रहे हैं, हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। और राइट। रही बात परफेक्शन की, तो हर एक इंसान, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम्म। साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी परफेक्ट नहीं थे, मतलब हम्म। थे, लेकिन कुछ कमियां थी जो हर इंसान में रहती है। यस। तो धोनी, मीडिया मीडिया का क्या रोल लगता है आपको कि मीडिया हमारी है इतनी जो कवर करती है हर स्पोर्ट्स को, या सिर्फ कुछ ही ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें उनका मोस्टली टाइम है, या फिर तो क्या मीडिया से भी कोई मैसेज है कि मीडिया को भी कुछ ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए या मीडिया को कवर करना चाहिए अवेयरनेस के लिए? इंडिया में अगर स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, तो मीडिया को हर एक स्पोर्ट्स पर इक्वल फोकस डालना पड़ेगा। अभी का सीन क्या है कि सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म तो क्रिकेट को ही मिल रहा है। क्रिकेट के बाद अभी रोनाल्डो और मेसी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, दिग्गज हम्म। प्लेयर आए हैं फुटबॉल में, तो हम्म। सेकंड प्रायोरिटी मिल रही है फुटबॉल को। उसके बाद खो खो या फिर हॉकी को। उसके बाद सारी गेम्स आती है, लेकिन वो भी आती नहीं, वो अब छूट जाती है। ये 2 या 3 गेम्स टॉप पर रहती है जिसके ऊपर मीडिया का फोकस रहता है। अगर इंडिया को स्पोर्ट्स में रियली आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा, और मीडिया को हर एक स्पोर्ट्स को कवर करना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने यूएस और यूके में देखा है, जैसी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हर स्पोर्ट्स को आप जो काफ़ी वेटेज देती हैं। आप वो जो गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर रहे थे ना, राइट। कनाडा में और यूएस में पैरा टेबल प्लेयर का हर हर कोई कॉस्ट, उसका कोचिंग का कॉस्ट, उसका इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सब जो भी कॉस्टिंग लगता है, टूर्नामेंट फीस, वो सब गवर्नमेंट करती है। और कोई भी नेशनल लेवल एथलीट जो यूएस कनाडा में होता है, रैंकिंग प्लेयर, उसका सारा कॉस्ट गवर्नमेंट करती है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। राइट। यस धोनी, थैंक यू सो मच, आपने ये सब जो आपने एडवाइस दी, सजेशंस दिए, आप मीडिया शेयरिंग योर का कुछ इनसाइट्स। या प्लीज कैरी ऑन। आप मीडिया का कुछ बोल रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं यही कह रहा था कि जो मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे एक उनके भी फेवरेट स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे यूएस में उनका बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, उनके ये भी स्पोर्ट्स है। यूके में भी सॉकर है जो वो खेलते हैं, मेनली उनके गेम्स हैं। लेकिन तब भी वो हर स्पोर्ट्स को बहुत इक्वल वेटेज देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कुछ कंट्रीज को। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे हम क्रिकेट इसलिए है क्योंकि यूके का से स्टार्ट हुआ था गेम, कॉमनवेल्थ गेम है। और बाकी गेम्स जैसे हम खेलते हैं, लेकिन उनको इतना थोड़ा बाइसिंग है या फिर वेटेज नहीं मिलता। और पैरालंपिक तो बहुत पीछे आता है कि उसमें तो बिल्कुल ही वो कवर नहीं करते, जितना मैंने नोटिस किया है। बट जितना मेरी वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात होती है, तो उससे यही पता चलता है कि उनको एटलीस्ट इस चीज़ में उनको एक बेनिफिट है, उनके पास एक एडवांटेज है कि चाहे वो मीडिया कह लो, चाहे गवर्नमेंट कह लो, चाहे पब्लिक अवेयरनेस कह लो, कि उनको पता है बाकी स्पोर्ट्स, उनको सारे स्पोर्ट्स पता है, और वो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करते हैं, प्लेयर्स पे पैसा खर्च करते हैं, उनको प्रॉपर कोचिंग देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी की वो प्रैक्टिस करे और उसमें परफॉर्म करे। लेकिन कुछ हैं जिस चीज़ में वो हमसे बेटर है, और अवेयरनेस पब्लिक को भी है कि इस तरह के गेम पैरालंपिक्स होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा गेम है, बिल्कुल ओलंपिक्स की तरह है वो गेम। तो ये चीज़ें हम हमारी कंट्री को और मीडिया को, गवर्नमेंट को और पब्लिक को भी, सिर्फ गवर्नमेंट को मीडिया को नहीं कहता, अगर पब्लिक का प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट भी करेगी और मीडिया भी करेगी। तो पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि देर आर सो मेनी गेम्स, नॉट जस्ट ओनली 1 और 2 गेम्स। ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच धोनी, आपने ये सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी स्टोरी बताई और इंसाइट्स दी, अपने सजेशंस दी, अपना बताया कि आप कैसे प्रैक्टिस, रूटीन, डेली हैबिट, माइंडसेट, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी इस पॉडकास्ट में, ताकि जो आप जैसा बनना चाहते हैं या वो भी कुछ लाना चाहते हैं, मेडल्स, या आज के टाइम में यूथ है वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन ना वो उनमें पेशेंस की कमी है। थोड़ा बहुत, सबको नहीं कहता मैं, लेकिन पेशेंस और एक
डिसिप्लिन की कमी है, डिसिप्लिन की, वो डिसिप्लिन आना, वो पेशेंस आना। भी ज्यादा होता है पेशेंस। सबको पेशेंस, आजकल के जमाने में इंस्टेंस चाहिए। अगर आप इंस्टेंट डेटा चाहिए। सर्च करते हो और इंस्टेंट अगर कुछ इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं होता है तब भी आप इरिटेट हो जाते हो। आप किसी को मैसेज करते हो और उसका रिप्लाई इंस्टेंट नहीं आता है तब भी राइट राइट राइट, इरिटेट हो बहुत सही जाते बोला हैं। आपने। मैं भी पेशेंस चाहिए होता है और वही पेशेंस आपको लाइफ टाइम हर जगह पर यूजफुल होता है। और लोग बहुत छोटी छोटी लाइफ में हार होती है, कभी एग्जाम में फेल हो गए कुछ, तो सुसाइड तक कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, मतलब कि आप सोचो कि कितना उनका अंदर वो है कि गिव अप करने का एक बन गया है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप जैसे लोगों की वो, जब वो मास्टर्स की लाइफ स्टडी करें और देखें, उनको देखें, तो उनको लगे कि गिव अप करना तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू क्विट, बट वो चीज़ को करना, दैट इज द रियल एटीट्यूड ना, वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है, स्पेशली यूथ में, यंग जनरेशन में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्बिशियस बहुत लोग हैं, लेकिन जो वो प्रोसेस है, जो पाथ है, वो फॉलो नहीं करना चाहते। दे वांट कि एक ही रात में उनको टॉप पे पहुंच जाए, वो चीज़ नहीं है कि। और जो लोग उनको बता रहे हैं ऐसी चीज़, आई एम सॉरी कि बल आज के टाइम में लॉटरी सिस्टम, क्रिकेट में मैंने देखा है ये सब चीज़ें, वो इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट गेन, इंस्टेंट रिच वाली जो स्कीम बना दी है, दैट इज नॉट गुड। 2020 टेस्ट मैच को 2020 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। कि टेस्ट मैच का एक अलग ही था, कि जो 5 डेज होता था उसमें रियल कैरेक्टर पता चलता था प्लेयर का, तो वो एग्जैक्टली सब चीजें उसमें मिसिंग है। रियल शाइन है वो पता चलती दिखती वो थी। पता चलता है कि वो अभी खेलना ट्वेंटी जब और ना वो नहीं तो होता है। वो नहीं है। तो इट्स वेरी गुड कि आपसे बात हुई धोनी, एंड यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंसेस। थैंक्स फॉर ऑल शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड योर इनसाइट्स, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप हमारे लिए पैरालंपिक्स में जाएं, और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और पैरालंपिक्स में जाएं और शो योर पोटेंशियल देयर। और हमारे लिए डेफिनेटली आप मेडल, तो मुझे पता है मेडल तो जीत के लाओगे ही लाओगे, एक बार बस आपकी एंट्री हो जाए, दैट इज द पॉइंट। आपकी एंट्री हो सही जाए, है। मेडल जरूर जीत के लाओगे, ये तो मुझे पता है आपका कि आप लाओगे। बस एंट्री हो जाए, वी विश यू कि आपकी एंट्री हो जाए, जो बैठे हैं, जिनके हाथ में है जो प्रोसेस है, वो ऐसा हो जाए कि आपकी एंट्री हो जाए और वो आप क्वालिफाई कर दो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, दर्शकों की दुआएं रही तो वो भी हो ही जाएगा। डेफिनेटली आपको कोच मिल गया यार, आपके ही 4 साल में आपको कोच मिल गया, और वही वन ऑफ द बेस्ट कोचेज, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा कोच मिल गया आपको, तो ये भी मिल यस। जाएगा डेफिनेटली। वो बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही अच्छा। अभी तो उनके साथ खेल 10 दिन मैंने खेला है उनके साथ और मुझे हम्म पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं अभी हम पूरा रॉक करेंगे जब भी टेबल पर जाएंगे तो। हम्म। तो डेफिनेटली होगा, अच्छा ही होगा, और बहुत अच्छा आप कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग, आपका पैशन, दैट पैशन आपको कभी झुकने नहीं देता, हारने नहीं देता, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच धोनी, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच टू यू टू कि आपने हमारे जैसे एथलीट पर इतना मतलब फोकस दिया और टाइम दिया हमें प्रायोरिटी दी। थैंक यू सो मच टू यू टू। मास्टर्स, मेरा ये बना ही मास्टर्स के लिए कि उनकी जर्नी को डिकोड करने के लिए, वेदर इट स्पोर्ट्स, म्यूजिक, और एनी एनी फील्ड, इवन इन बिजनेस ऑल्सो, जो मास्टर्स हैं उनकी जर्नी डिकोड करना, कि वो कैसे, वो डिफरेंट क्यों है बाकियों से, क्या उनको, क्या चीज़ उनको डिफरेंट बनाती है, तो दैट इज अ थिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो आप अपडेट करते रहना हमें कि आप कब एंटर करते हो, अगर बाई चांस हमसे मिस हो जाए, तो कीप अपडेटिंग आपको, और आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न फ्रॉम यू, और just want to get motivate from you, so इंस्टाग्राम what? आईडी देना चाहूंगी जहाँ Okay, पर जो आईडी मैं अभी खुद मैनेज कर रही हूँ। तो okay, कोई भी मेरा कांटेक्ट वहां पर कर सकता है। मेरा तो आप इंस्टाग्राम मुझे, आईडी है चैंपियन ध्वनिशा। Championdhwanishah। चैंपियन धोनी शाह, वेरी गुड, यू आर ऑलरेडी चैंपियन। ठीक है, तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और जो ये यूट्यूब का जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन पे तो लिंक दे देंगे, और एनीबडी वांट टू कांटेक्ट यू, दे कैन कांटेक्ट यू। चलिए, श्योर ओके, थैंक यू मेरा सो मच। address आपको वहीं से मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ, वहीं से मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, आपके प्रोफाइल से? इंस्टाग्राम के आईडी पर है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे धोनी, बाय बाय। अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो भी मैं दे सकती हूँ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप मुझे, हाँ बता दीजिए, आप वैसे बता दीजिए, वर्बली बता दीजिए। speakdwanisha@gmail.com। SPEAK
dhwani@gmail.com. @gmail.com. Yes. Okay. Chale Dhoni. Okay. Have a nice day. Wish you all the best and take care. Thank you. Dhoni Shah's journey is a testament to the power of inner strength, family support, and unshakable determination. She is not just playing to win medals. She is playing to prove that setbacks don't define you, your spirit does. We are proud to have shared her story on this podcast, and we salute her never give up spirit. Thank you, Dhwani, for showing us what true courage looks like.